हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू लखनऊ यूनिवर्सिटी। आपका जो फर्स्ट पेपर है बहुत अच्छा हो गया एंड जो सेकंड पेपर है ये उससे भी अच्छा होगा। ये पेपर आपका 5 जनवरी को है। ओके, और आज के इस क्लास में हम इस पूरे पेपर को, जो आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम सब्जेक्ट है, इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। 94 पेजेस की ये पीडीएफ रहेगी और इस पीडीएफ में पूरा सिलेबस आपका कवर किया गया है, जिसको हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे। इससे ये रहेगा कि यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो जो कॉन्सेप्ट छूट गया है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं, पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, इट मीन्स कि आप पेपर बहुत अच्छा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। और पाठचर्या थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम आपके सब्जेक्ट का नाम है और जो आपकी पहली यूनिट है इसका नाम है पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु क्या होती है। देखिए स्पीड अच्छी खासी रहेगी, आप फटाफट से कॉन्सेप्ट को पकड़ते चलिएगा। पाठचर्या विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है, यानी कि जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसका केंद्र, हमारा केंद्र बिंदु क्या है, हमारी पाठचर्या। उसी पाठचर्या ही वो धुरी है जिसके चारों तरफ विद्यालय का जो पूरी प्रक्रिया है वो घूमती है। विद्यालय में उपलब्ध सभी संसाधन जैसे विद्यालय भवन, विद्यालय के जो अन्य उपकरण हैं, पुस्तकालय की पुस्तकें, अन्य जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है पाठचर्या के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देना। यानी कि जो भी पाठचर्या निर्धारित की गई है उसको किस तरीके से व्यवहार में लाया जाए, उस पर कैसे अच्छे तरीके से काम किया जाए। कक्षा की समस्त क्रियाएं, पाठ सहगामी क्रियाकलाप और मूल्यांकन की समस्त प्रक्रिया विद्यालय पाठचर्या के परिणाम स्वरूप ही नियोजित की जाती है। प्रत्येक सभ्य समाज अपने युवा पीढ़ी के समाजीकरण के लिए, यानी कि हर एक जो सभ्य समाज है वो ये चाहता है कि हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके समाजीकरण के लिए एक निश्चित शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन होना चाहिए। पाठचर्या शिक्षा का आधार है, इसी के आधार पर शिक्षा आगे बढ़ती है। आप भी बीएड कर रहे हैं, आपका आधार क्या है, जो आपका पाठचर्या तैयार की गई उसी के आधार पर आपकी जो डिग्री है वो आपको मिलेगी। पाठचर्या के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र और अध्यापक को जोड़ने का काम करता है। यदि पाठचर्या ना हो तो अध्यापक कब तक छात्र को सत्यनारायण की कथा सुनाता रहेगा, है ना। तो वो पाठचर्या ही वो आधार है जिस आधार पर टीचर और बालक के बीच अंतःक्रिया होती है। अध्यापक पाठचर्या के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है। पाठचर्या के द्वारा छात्र को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। जीवन जीने की शिक्षा, कैसे वो अपनी लाइफ को आगे सरवाइव करेगा। इससे अध्यापकों को दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। छात्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित होने से उनमें एकाग्रता आती है। जब तक हमारे जीवन में उद्देश्य निर्धारित नहीं होता, लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, तब तक हम कंसंट्रेट भी नहीं होते हैं। और जब हमारा कोई लक्ष्य होता है तो उस पर हम काम करना शुरू कर देते हैं और कंसंट्रेट हो जाते हैं। वे नियमित रह करके काम भी करते हैं। पाठचर्या एक प्रकार से अध्यापक के पश्चात छात्रों के लिए दूसरा पथ प्रदर्शक है। पहले छात्र हैं, पहले अध्यापक है, फिर अध्यापक के बाद पाठचर्या है, सिलेबस है, आपका करिकुलम है। पाठचर्या में किसी भी कक्षा के निहित विषयों के साथ साथ स्कूल के समस्त कार्यक्रम उसमें इंक्लूड होते हैं। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो तो इंक्लूड है ही, प्लस बीएड में आपकी जैसे जो पूरी पाठचर्या 2 साल की तय की गई है कि 2 साल में आपको कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपकी टीचिंग जो लगेगी, आपकी जो फाइल बनेगी, आपका असाइनमेंट बनेगा, आपकी जो क्या कहते हैं उसको वाइवा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी पाठचर्या के अंतर्गत आती हैं। पाठचर्या के संदर्भ में सबसे लोकप्रिय परिभाषा कनिंघम की मानी जाती है और यही परिभाषा आप लिख करके आएंगे जरूर। पाठचर्या अध्यापक रूपी कलाकार यानी कि आर्टिस्ट के हाथ में वो साधन, वो टूल, वो उपकरण है जिसके माध्यम से वो अपने पदार्थ रूपी शिष्य यानी मटेरियल को अपने कलाग्रह रूपी स्कूल में अपने आदर्श यानी कि उद्देश्य के अकॉर्डिंग विकसित अथवा एक नया रूप देने का प्रयास करता है। पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ भी समझ लीजिए। पाठचर्या शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पाठ और चर्या। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य अथवा फिर पढ़ाने योग्य। चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक किसी चीज का अनुसरण करना। इस प्रकार पाठचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य यानी कि सीखने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य अथवा सिखाने योग्य। विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण करना। विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण यानी कि जो भी विषय वस्तु आपको दे दी गई, जो क्रियाएं आपकी निर्धारित कर दी गई, उनको आप नियम पूर्वक अनुसरण करें, है ना, उनको आप फॉलो करें, यही पाठचर्या है। आगे बढ़ते हैं। पाठचर्या के लिए अंग्रेजी में करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द लैटिन भाषा के क्यूरेरे, क्या
लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रनवे या रेस कोर्स, अर्थात दौड़ का मैदान, दौड़ का रास्ता, दौड़ का क्षेत्र, जिस पर दौड़ करके बालक अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अर्थात किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना, या ऐसे भी कह सकते हैं करिकुलम मीन्स अ कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में पाठचर्या छात्रों के लिए दौड़ का रास्ता या दौड़ के मैदान के बराबर है, जिस पर चलते हुए छात्र अपने वांछित शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ये जो आप जो टीचर बनना चाह रहे हैं, आप जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं, आपका जो लक्ष्य है, इसको पाने के लिए आप कहाँ दौड़ रहे हैं? इसको पाने के लिए आप पाठचर्या नामक ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, जिस ट्रैक पर दौड़ करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, शिक्षक आप बन पाएंगे। ओके, तो आप जो भी पाठचर्या आपके लिए निर्धारित की गई है, आप उस पर दौड़ रहे हैं। पाठचर्या का संकुचित अर्थ क्या होता है? नैरो मीनिंग ऑफ करिकुलम। संकुचित अर्थ में पाठचर्या के लिए एक अन्य शब्द सिलेबस या पाठ्यक्रम शब्द भी प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? पाठ्यक्रम, जिसका अर्थ कोर्स ऑफ स्टडी या कोर्स ऑफ टीचिंग भी है। इसे पाठ्य विवरण या पाठ्य सामग्री या फिर अंतर्वस्तु भी कहते हैं। पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम, यानी कि किसी विषय या अध्ययन की वो विषय वस्तु जो क्रम से व्यवस्थित हो, पाठ्यक्रम कहलाती है। अभी आगे हम पाठ्यक्रम और पाठचर्या दोनों में डिफरेंस भी समझेंगे। पाठचर्या करिकुलम तथा पाठ्यक्रम सिलेबस, ये करिकुलम है, ये सिलेबस है। में सामान्य लोग अंतर नहीं कर पाते, सामान्य लोग अंतर नहीं करते, विशिष्ट लोग जरूर कर लेते हैं और इन्हें पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है, परंतु इनमें पूर्ण और अंश का भेद है। आइए पाठचर्या का व्यापक अर्थ की बात कर लेते हैं। ब्रॉड मीनिंग ऑफ करिकुलम क्या होता है? व्यापक अर्थ में अगर बात करें तो पाठचर्या करिकुलम से आशय बालक के बहुआयामी विकास, यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास करने, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक द्वारा अपनाई गई वे तमाम परिस्थितियां होती हैं जिनसे बालक ज्ञान, अनुभव, क्रिया का अर्जन तथा आदत और व्यवहार में परिमार्जन करता है। इस प्रकार क्या है? इस प्रकार पाठचर्या में शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु या पाठचर्या की क्रियाएं, प्रयोगशाला के कार्य, सामुदायिक कार्य, लेखन, वाचन, पुस्तकालय आदि सभी के क्रियाकलाप इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग की अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है, क्या लिखा है? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये लिखते हैं, पाठचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, अपितु इसमें अनुभवों की वो संपूर्णता भी शामिल है जिसमें बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला तथा खेल के मैदान एवं शिक्षक और शिक्षार्थियों के अनगिनत जो संपर्क होते हैं उनसे प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठचर्या बन जाता है। विद्यालय का संपूर्ण जीवन एक पाठचर्या बन जाता है जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रमाणित कर सकता है और इसके विकास में सहायता भी दे सकता है। अगली जो परिभाषा है वो क्रो एंड क्रो की है। ये कहते हैं, क्रो एंड क्रो, पाठचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय या उसके क्या कहता है, पाठचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय या उसके बाहर के वे सभी अनुभव शामिल हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, जिसका आयोजन बालकों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक स्तर पर विकास में सहायता करता है। डंकन ग्रीजल के अकॉर्डिंग विद्यालय पाठचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण और आदर्शों का एक मॉडल होता है, एक प्रतिरूप होता है। बेंट तथा कॉनबेर्ग के अकॉर्डिंग पाठचर्या के अंतर्गत छात्रों के लिए प्रस्तुत की गई विद्यालयी वातावरण की वो समस्त सामग्री आती है जिसमें सारी पाठ्यवस्तु, पठन क्रियाएं एवं विषय इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि पाठ्यक्रम का जो एक व्यापक अर्थ होता है वो क्या होता है। अब आगे बात करेंगे पाठचर्या की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ करिकुलम समझिए। नेचर ऑफ करिकुलम, पाठचर्या विद्यालय की व्यवस्था का मूल आधार होता है। विद्यालय की जो भी व्यवस्था है उसका मूल आधार पाठचर्या है। शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था पाठचर्या पर केंद्रित होती है। पाठचर्या के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। जो भी उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी पाठचर्या को केंद्र में रखते हैं। केंद्र में रख करके विचारों के आदान प्रदान के द्वारा
किसी चीज़ को सीखते हैं और व्यवहार में परिवर्तन भी लाते हैं, क्योंकि सीखने के बाद, लर्निंग के बाद ही हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन आता है। पाठचर्या से ही छात्र जीवन जीने की कला यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग भी सीखते हैं। पाठचर्या की प्रकृति को निम्नलिखित तथ्यों से हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। किस प्रकार समझ सकते हैं? पाठचर्या सदैव पूर्व नियोजित होती है, पहले से तय होती है, पहले से प्रिपेयर की जाती है। इसमें जो भी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, निहित क्रियाओं को आवश्यकता के अनुसार एकाएक विकसित नहीं किया जा सकता। पाठचर्या के 4 आधार होते हैं: सामाजिक शक्तियाँ, स्वीकृत सिद्धांतों के द्वारा प्राप्त मानव विकास का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप और ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। ये 4 इसमें क्रियाएं आती हैं। इस प्रकार पाठचर्या किसी विशिष्ट समाज के लिए, एक विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्मित की जाती है। किसी विशिष्ट व्यवसाय के लिए कक्षा 8 की बालिकाओं के लिए विकसित पाठचर्या इसी कक्षा के लड़कों के लिए पूरी तरह निरर्थक भी हो सकती है, कि जो लड़कियों के लिए तैयार किया गया है वो लड़कों के लिए सार्थक नहीं भी हो सकता है। पाठचर्या के लक्ष्य या उद्देश्य उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों से रेफर्ड होते हैं या उद्देश्य ही साध्य भी है, और एक स्वीकृत पाठचर्या इन्हें प्राप्त करने का साधन होती है। अध्यापक अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार के अधिगम अनुभवों का नियोजन भी करता है। फिर भी अपने अधिगम अनुभवों तथा अपनी सहभागिता के स्तर और गुणवत्ता के कारण छात्रों में भिन्नता भी दिखाई देती है। उनमें व्यक्तिगत भेद और सामाजिक पृष्ठभूमि की विभिन्नता एक प्रकार के परिणाम के लिए उत्तरदायी है। यही कारण है कि एक ही कक्षा के प्रत्येक छात्र की वास्तविक पाठचर्या उसी कक्षा के अन्य छात्रों की पाठचर्या की अपेक्षा अलग भी होती है, भिन्न भी होती है, उसमें बदलाव भी होता है। प्रत्येक अधिगमकर्ता की अपनी वास्तविक पाठचर्या के अस्तित्व के परिणामस्वरूप निर्दिष्ट पाठचर्या और क्रियान्वित पाठचर्या के बीच पाए जाने वाला जो अंतर है, समझिए, प्रत्येक अधिगमकर्ता जो भी लर्नर है उसकी अपनी जो वास्तविक पाठचर्या है उसके अस्तित्व के परिणामस्वरूप निर्दिष्ट पाठचर्या और क्रियान्वित पाठचर्या के बीच जो अंतर है उसके कारण अध्यापक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उसे कक्षा में न केवल लचीली व्यवस्था प्रदान करनी होती है, वरन अधिगम के सार्थक विकल्प भी खोजने पड़ते हैं। किसी दी गई पाठचर्या के उद्देश्य, आधार और मापदंड की दृष्टि से अध्यापक में उपयुक्त व्यावसायिक निर्णय लेने की क्षमता निहित होनी चाहिए। तो ये हम समझ रहे थे कि जो हमारी पाठचर्या है उसकी प्रकृति को किस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये उसके पॉइंट हैं और उसकी प्रकृति है, पाठचर्या की प्रकृति। पाठचर्या का क्षेत्र क्या है, आइए पाठचर्या के क्षेत्र को भी समझते हैं। देखिए, पाठचर्या शिक्षक और छात्रों के सामने स्पष्ट एवं निश्चित लक्ष्य रखती है। जो पाठचर्या है उसमें वो शिक्षक और छात्र के बीच स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य रखती है और उनकी प्राप्ति के लिए उनके कार्य भी निश्चित करते हैं कि यदि बालक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है तो उसको किस तरीके के काम अपनाने होंगे, कार्य करने होंगे। नियोजित शिक्षा के लिए पाठचर्या की बहुत आवश्यकता होती है। ये सबको पता है कि जो आवश्यक है वह उपयोगी भी होगा और साथ ही उसका एक निश्चित महत्व भी होगा। यही बात पाठचर्या पर भी लागू होती है। पाठचर्या के क्षेत्र को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? देखिए, पाठचर्या के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। शिक्षा के किस स्तर, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक या फिर उच्च पर किन पाठ्य विषयों को पढ़ाना है, किन क्रियाओं को सिखाना है और किन अनुभवों को देना है, ये सभी बातें पाठचर्या में स्पष्ट रूप से दे दी जाती हैं। पाठचर्या के उपलब्ध हो जाने से आवश्यक एवं वांछित पाठ्य सामग्री को पुस्तक की रचना के समय ध्यान में रखा जाता है, जब पुस्तक की रचना की जा रही होती है। इससे उपयुक्त एवं स्तर के अनुकूल पुस्तकों का निर्माण हो पाता है, जिनसे बालक के विकास में सहायता भी मिलती है। पाठचर्या छात्र एवं अध्यापक दोनों को सही दिशा का ज्ञान कराती है। इससे समय और शक्ति का अपव्यय नहीं होता, समय और शक्ति हमारी जाया नहीं होती। दोनों निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और समय पर वहां पहुंच भी जाते हैं। इस प्रकार पाठचर्या द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो पाती है। एक निश्चित स्तर के लिए एक निश्चित पाठचर्या होने से पूरे प्रदेश अथवा देश में शैक्षिक स्तर की समानता और एक रूपता भी बनी रहती है। जब किसी नए विषय की पढ़ाई किसी शिक्षा संस्था में प्रारंभ हो जाती है अथवा कोई नई योजना लागू की जाती है, तब उससे पहले पाठचर्या को ही निर्धारित करना पड़ता है। पाठचर्या से मूल्यांकन सरल और संभव हो जाता है। बिना पाठचर्या के मूल्यांकन करना पॉसिबल नहीं है। अतः मूल्यांकन के लिए पाठचर्या एक निश्चित आधार प्रदान करती है। तो ये जो हम समझ रहे थे, ये हमारा पाठचर्या का जो क्षेत्र होता है और ये
क्या क्षेत्र होता है, क्या उसमें इंक्लूड है, क्या शामिल है, उसको हमने समझा। पाठचर्या की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, जो पाठचर्या होती है शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि शिक्षक पाठचर्या के माध्यम से शिक्षक के अंदर एकाग्रता आती है, उसके सामने लक्ष्य उद्देश्य क्लियर होते हैं, और जो पाठचर्या से शिक्षक अपनी शिक्षण विधि का चयन करने में समर्थ होता है और छात्रों का उचित प्रकार से मार्गदर्शन भी करता है। शिक्षार्थियों के लिए भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। छात्रों को पाठचर्या से पहले तैयारी का अवसर मिल जाता है और वे ये जानने में समर्थ होते हैं कि अमुक विषयों में कितना तथ्य हमको पढ़ना है, क्योंकि उसमें क्लियर होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, यानी कि जितना पढ़ना है उतना ही उसमें शामिल होता है। समाज के लिए इम्पोर्टेंस बहुत होता है, क्योंकि पाठचर्या से समाज में पारंपरिक मान्यताओं के स्थान पर परिवर्तित मान्यताओं को दिग्दर्शन होता है, और जो है कि जो भी समाज की आवश्यकताएं होती हैं उनको ध्यान में रख करके ही पाठचर्या तैयार की जाती है। सांस्कृतिक उन्नयन के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। समाज एवं संस्कृति के उन्नायक तत्वों को पाठचर्या में स्थान दिया जाता है। यह तत्व शिक्षा एवं समाज दोनों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवबोध के विकास हेतु महत्व। विद्यालय में बालक विविध विषयों का जब अध्ययन करते हैं, अलग अलग प्रकार के विषय का अध्ययन करते हैं एवं विविध पाठ सामग्रियों में हिस्सा लेता है तथा अध्ययन के द्वारा पाठचर्या से तरह तरह के अनुभव अर्जित करता है, तो इससे उसकी जो अंतर्दृष्टि है, जो ज्ञान है, प्रखर बनता है और उसमें अवबोध यानी समझदारी का भी प्रकटन होता है, यानी कि उसके अंदर समझदारी आ जाती है। तो ये है पाठचर्या की विशेषताएं। अब पाठचर्या के क्या उद्देश्य होते हैं, आइए समझते हैं। पाठचर्या के निम्न उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं? पहला उद्देश्य आपके सामने। पहला उद्देश्य कहता है शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। शिक्षा के जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो पाठचर्या के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ओके, और इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अनेक प्रयास छात्र और शिक्षक के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार पाठचर्या एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यक एवं उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। जो चीज़ें जरूरी हैं, जो छात्रों के हित में है, उनके उपयोग के लिए है, वही चीज़ें बच्चों तक पहुंचाना, उसी प्रकार का ज्ञान बच्चों तक पहुंचाना। ज्ञान को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रदान करना। ये नहीं कि कोई चीज़ पहले सिखा दी फिर कोई चीज़ बाद में सिखा दी। एक सीक्वेंस होता है, जैसे 1 से प्रारंभ करते हुए हमें 100 तक जाना है। ये नहीं पहले जो है 30 से 50 तक गिनती सिखा दी फिर जो है 20 से 30 तक सिखा रहे हो, ऐसा नहीं। एक सीक्वेंस चलता है ना। तो क्रमबद्ध का मतलब ये होता है प्रारंभिक शिक्षा में यदि बालकों को गणना सिखाना है तो हमें 1 से 100 तक जाना होगा। उसी प्रकार से भाषा अगर हमें सिखानी है तो अक्षरों से हमें वाक्यों तक जाना होगा। पाठचर्या उपलब्धि का आधार है। पाठचर्या एक निश्चित ज्ञान के अध्ययन के लिए शिक्षकों और छात्र को दिया जाता है, जिसके आधार पर ही उन्हें उपलब्धि प्राप्त होती है। पाठचर्या का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है, जो भी छात्र ने उपलब्धियां हासिल की हैं। सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना है, क्योंकि जो पाठचर्या होती है वो समाज की आवश्यकताओं को, समाज की जरूरतों को समाज की जरूरतों को ध्यान में रख करके ही तैयार किया जाता है। तो इसी तरीके से ये पाठचर्या के उद्देश्य होते हैं कि जो भी शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त किया जाए, आवश्यक और उपयोगी ज्ञान बच्चे तक पहुंचाया जाए, जो भी ज्ञान है उसको एक सीक्वेंस में दिया जाए और बालक अपने लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त कर पाए, उपलब्धि का आधार है और आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। पाठचर्याओं को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो पाठचर्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? पहला पॉइंट आपके सामने। पॉइंट कहता है, देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक पाठचर्या को प्रभावित करने वाले कारक, एक तो अगर समाज में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है पाठचर्या में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, पाठचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा यदि समाज में परिवर्तन आया है। जब भी समाज में परिवर्तन होता है तो शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है? जब भी समाज में परिवर्तन होता है तो शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन होता है, और शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होने से पाठचर्या में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात है। शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन। पुरातन काल से लेकर शिक्षा और पाठचर्या में गहरा संबंध रहा है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। जब जब शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन हुआ तब तब पाठचर्या में भी परिवर्तन हुआ है। यानी कि शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा के उद्देश्यों में अगर परिवर्तन हुआ है तो पाठचर्या में भी परिवर्तन होगा डेफिनेटली। परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन। क्या? अगर परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन हुआ है तो फिर पाठचर्या में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात है। परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन होने से पाठचर्या भी प्रभावित होती है। समय और मांग के अनुसार परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन होते रहते हैं, और जब परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग पाठचर्या में भी परिवर्तन किया जाता है। शासन प्रणाली में परिवर्तन। शासन प्रणाली में परिवर्तन होने से भी पाठचर्या प्रभावित होती है। जब देश में शासन प्रणाली बदलती है और नई सरकार का गठन होता है
तो इस नई सरकार के द्वारा शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। जो भी नई सरकार बनती है वो अपने नियम कानून लेकर के आती है और फिर उसके हिसाब से सिलेबस में बदलाव किया जाता है। जैसे NEP 2020 आई, उसके बाद सिलेबस चेंज हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और समितियों की अगर बात करें तो जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनते हैं, समितियाँ बनती हैं, वो अगर कुछ फेरबदल करती हैं तो उसके हिसाब से नया सिलेबस तैयार करना पड़ता है। इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है हमारी पाठ्यचर्या पर। अब है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक क्या होती है। देखिए, पाठ्यक्रम का अर्थ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या है पाठ्यक्रम का अर्थ? शिक्षण क्रियाओं का आधार पाठ्यवस्तु या विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु के प्रारूप को साधारणतः पाठ्यक्रम कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम के लिए करिकुलम का यूज किया जाता है। करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, यानी कि रेस कोर्स। शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ है छात्रों का कार्यक्षेत्र अथवा छात्रों का दौड़ का मैदान। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो दौड़ है, दूसरा मैदान है। क्या? यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो दौड़ है, दूसरा मैदान है। मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से है और दौड़ का अर्थ छात्रों के द्वारा अनुभव एवं उनकी क्रियाओं से है। समझ में आ गई बात? दौड़ का अर्थ क्या है? मैदान का अर्थ, मैदान क्या है? मैदान आपका पाठ्यक्रम है। दौड़ क्या है? दौड़ आपकी क्रियाएं हैं जो आप कर रहे हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी जो भी शिक्षण क्रियाएं हैं उनका संपादन करता है, जिसमें छात्र अनुभव और क्रियाएं करके अपना विकास करता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इस प्रकार छात्र मैदान में दौड़ करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करता है। कनिंघम की परिभाषा यहाँ भी है। कनिंघम कहते हैं कि कलाकार शिक्षक है, उसके हाथ में यह जो पाठ्यक्रम है वो एक साधन है जिससे वो अपने शिक्षार्थी को अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल में या अपने स्टूडियो में ढाल सके। फ्रोबेल कहते हैं कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। मुनरो कहते हैं पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। तो ये हमारा पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु की बात हो रही है। पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्यवस्तु क्या है? देखिए, पाठ्यक्रम वो है कुल मिलाकर के जो आपका पूरा तैयार कर दिया गया। बीएड आप 2 साल कर रहे हैं, 2 साल का पाठ्यक्रम पहले से तैयार किया गया है। अब उसके बाद आता है जो है कि ये पाठ्यचर्या तैयार हो गई, फिर पाठ्यवस्तु यानी कि किस सेमेस्टर में आपकी कौन कौन सी किताबें पढ़नी है वो अलग निर्धारित है। ये दोनों में अंतर है। आइए इसको कैसे हम शब्दों में बयां करेंगे, एग्जाम में डिलीवर करेंगे। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु दो शब्दों को साधारणतः एक ही अर्थ में प्रयोग कर लिया जाता है, परंतु शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत दोनों में अंतर है। दोनों में प्रॉपर जो है पर्याप्त मात्रा में अंतर देखने को मिलता है। पाठ्यक्रम के अंदर पाठ्यवस्तु को सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम के अंदर जो है वो पाठ्यवस्तु आती है। पाठ्यवस्तु सिलेबस से तात्पर्य होता है, यानी कि ये हमारा सिलेबस है, शिक्षण विषय की रूपरेखा जो किसी स्वयं के लिए निर्धारित की गई है। फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी पाठ्यवस्तु अलग है, सिलेबस अलग है, सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस अलग है, थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस अलग है, फोर्थ का अलग है, लेकिन पाठ्यचर्या एक ही है दोनों साल की। उदाहरण के लिए हाई स्कूल कक्षा में गणित विषय में किन किन उपविषयों की कितनी पाठ्यवस्तु अथवा टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए निर्धारित किया गया है, जिस पर परीक्षा में प्रश्नों को करने के लिए दिया जाएगा। शिक्षक छात्रों को उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ा करके परीक्षा के लिए तैयार करता है, उसे गणित की पाठ्यवस्तु या गणित का सिलेबस कहा जाता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम बालक के संपूर्ण विकास के लिए साधन प्रदान करता है ताकि बालक का संपूर्ण विकास हो सके। पाठ्यक्रम को मानव जाति के अनुभवों को सम्मिलित रूप से स्पष्ट करके संस्कृति और सभ्यता का हस्तांतरण विकास करना, ये पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। पाठ्यक्रम को बालक में मित्रता, ईमानदारी, निष्कपटता, सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति एवं अनुशासन आदि गुणों को विकसित करके नैतिक चरित्र का निर्माण करना, ये पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। पाठ्यक्रम को बालक की चिंतन, मनन, तर्क और विवेक एवं निर्णय आदि सभी मानसिक शक्तियों का विकास करना भी पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। पाठ्यक्रम को बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित सभी आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों, क्षमताओं एवं योग्यताओं के अकॉर्डिंग अलग अलग अनेक प्रकार की सृजनात्मक और रचनात्मक शक्तियों का विकास करना भी क्या है? पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। आता है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में क्या अंतर है? पाठ्यचर्या मैंने कहा ना, 2 साल का बीएड आप कर रहे हैं, 2 साल में जो है जो आप करेंगे, आपकी टीचिंग लगेगी, आप सिलेबस, आप फाइल बनाएंगे, असाइनमेंट बनाएंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, वाइवा होगा, वो सब चीज़ें एक बार फिक्स कर दी गई हैं। ठीक है कि 2 साल में ये क्रियाएं होनी है, वो आपका पाठ्यचर्या है। पाठ्यक्रम जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। सेमेस्टर के अकॉर्डिंग सिलेबस बदलता रहता है।
फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पाठ्यक्रम अलग था, सेकंड में अलग रहेगा, थर्ड में 4 सेमेस्टर होते हैं, चारों सेमेस्टर का पाठ्यक्रम अलग रहेगा। पाठचर्या एक बार फिक्स कर दी गई 2 साल की, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये है दोनों में अंतर। पाठ्यक्रम वो मार्ग है जिस पर चल करके लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, जबकि पाठचर्या लक्ष्य पर पहुंचने का स्थान है। जब आप सारे सेमेस्टर पास कर लेंगे तो फिर आप अपने स्थान तक पहुंच जाएंगे। पाठ्यक्रम का अध्ययन क्षेत्र संकुचित होता है। भाई पाठ्यक्रम जो सिलेबस है आपका ये संकुचित होता है। एक सेमेस्टर आपने पास कर लिया, आपने एक सिलेबस खत्म कर दिया, दूसरा पास कर लिया, दूसरा खत्म कर दिया। छोटा सा होता है जिसमें मात्र इस बात का ज्ञान होता है कि विविध स्तरों पर बालकों को विभिन्न विषयों का लगभग कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में बालक को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। जबकि पाठचर्या का क्षेत्र पाठ्यक्रम की तुलना में बहुत व्यापक है, जो छात्र के जीवन के लगभग सभी पक्षों से संबंधित होता है। आपका जो 2 साल की पाठचर्या है, ठीक है, उसमें आपके जीवन के हर क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। ओके, पाठ्यक्रम में पाठ्यवस्तु का व्यवस्थित स्वरूप है जो कई विद्वानों के सहयोग से निर्मित होता है, जबकि पाठचर्या गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक की प्रक्रिया का विषय ज्ञान है। पाठ्यक्रम के द्वारा तात्कालिक गुणों में परिवर्तन की संभावना होती है, पाठचर्या द्वारा सामाजिक परिवर्तन एवं स्थायी परिवर्तन होने की संभावना रहती है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को कक्षा में या सीमित क्षेत्रों में रहकर प्राप्त किया जाता है, जबकि पाठचर्या के उद्देश्यों को असीमित क्षेत्रों में जाकर प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम बड़ा होता है। पाठ्यक्रम के अनुसार केवल कक्षागत बदलाव भी सदैव जरूरी नहीं होते हैं। पाठचर्या के अनुसार विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत बदलाव किए जाते हैं। पाठ्यक्रम का जो फॉर्मेट है छात्रों की रुचियों योग्यताओं पर आधारित होकर बनाया जाता है। ओके, जो भी आपका सेमेस्टर वाइज है, जो भी सब्जेक्ट्स आपके निर्धारित किए जाते हैं वो आपकी रुचि और योग्यता के हिसाब से होते हैं। जबकि कैरिकुलम का जो फॉर्मेट है वो सामाजिक एवं तात्कालिक आवश्यकताओं, हमारा समाज क्या चाहता है, हमारी समाज की आवश्यकताएं क्या हैं, मूल्य क्या है, हमारे नेशन का डेवलपमेंट कैसे होगा, मानवीय गुणों पर आधारित होकर के बनाया जाता है। ये पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर होता है। पाठ्यक्रम पाठचर्या में अगर आप दोनों में अंतर ना याद रख पाएँ, मतलब शब्दों में अंतर ना याद रख पाएँ तो फिर आप सिलेबस और करिकुलम को समझिए। करिकुलम बड़े लेवल का होता है, सिलेबस आपका सेमेस्टर वाइज होता है, सेमेस्टर वाइज सिलेबस बटा रहता है। ओके, करिकुलम पाठचर्या होता है, सिलेबस आपका पाठ्यक्रम होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पाठ्यपुस्तक क्या होती है, पाठ्यपुस्तक का अर्थ क्या होता है। देखिए, किसी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित ढंग से पेश किया जाता है तो उसे पाठ्यपुस्तक की संज्ञा प्रदान की जाती है। हेरोल्ड कहते हैं पाठ्यपुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। हॉलक्विस्ट के अकॉर्डिंग पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता क्या है। पाठ्यपुस्तक जो है, आवश्यकता महत्व की बात की जा रही है तो पाठ्यपुस्तकें शिक्षकों तथा छात्रों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रही हैं। पाठ्यपुस्तकें जो बुक्स हैं छात्रों को विषय वस्तु को संकलित करने में सहायता करती हैं। बुक्स मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होती हैं। बुक्स के बेस पे कक्षा का कार्य और मूल्यांकन होता है। ये परीक्षा के समय छात्रों की सहायक होती हैं। बुक्स के माध्यम से सेल्फ स्टडी हो जाती है एंड बुक्स में विषय वस्तु को तार्किक ढंग से प्रेजेंट किया जाता है, जिससे छात्रों के लिए विषय वस्तु सरल और सुगम हो जाती है। ये पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता और महत्व हो गया। पाठ्यपुस्तकें कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, सामान्य पाठ्यपुस्तकें, जो सामान्य पाठ्यपुस्तकें होती हैं इनमें क्या होता है, सामान्य पाठ्यपुस्तकें किसी विषय विशेष पर सामान्य अध्ययन की दृष्टि से लिखी जाती हैं। इनमें किसी निर्धारित पाठ्यक्रम को आधार नहीं बनाया जाता एवं टॉपिक्स को विषय सामग्री की उपलब्धता और उपयोगिता की दृष्टि से विस्तार दिया जाता है। पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तकें जैसे आपकी बीएड की जो बुक्स हैं वो पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। संदर्भ पुस्तकें, ये विशिष्ट तरह की पुस्तकें होती हैं। इनमें तथ्यों, कॉन्सेप्ट्स, सूत्र, घटनाएं, इन सब चीज़ों की व्याख्या होती है। प्रचलित पाठ्यपुस्तकें, इस प्रकार की पाठ्यपुस्तकों में छात्रों की जिज्ञासा शांत करने की क्षमता होती है। इस तरह की पाठ्यपुस्तकों में पाठ्यवस्तु से संबंधित टॉपिक्स एक सीक्वेंस में दिए जाते हैं। ये पुस्तकें उदाहरणों और अन्य साधनों से परिपूर्ण होती हैं। ज्ञानात्मक पाठ्यपुस्तकें जो होती हैं, इस प्रकार की बुक्स ज्ञान पर आधारित होती हैं। ऐसी पुस्तकें ये आवश्यक नहीं कि पाठ्यक्रम के ही अंतर्गत हों। ये पुस्तकें सहायक वाचन के लिए भी लाभप्रद होती हैं। इनका पठन यात्रा के दौरान, खाली समय, जैसे बहुत सारी बुक्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, जैसे अलग अलग विद्वानों की, एपीजे अब्दुल कलाम की बुक्स हम लोग पढ़ते हैं और जो है कि बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं
सदुपयोग कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार की पुस्तकें होती हैं। तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार प्रचलित पुस्तकें, जिस प्रकार की प्रेजेंट टाइम में जिस प्रकार की ज़रूरतें हमारे देश हमारे समाज की हैं उसके हिसाब से जो किताबें तैयार की जाती हैं वो तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार प्रचलित पुस्तकें कहलाती हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की पुस्तकें हैं, इनको आप जरूर पढ़ के जाइए। हो सकता है आपसे पूछ ले कि पुस्तकों के प्रकार बताइए। पाठ्यचर्या के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम कितने प्रकार का होता है? देखिए, अच्छे पाठ्यचर्या के द्वारा ही विद्यालय की शैक्षिक स्थिति मजबूत और प्रगतिशील होती है। पाठ्यचर्या को विद्यालय प्रक्रिया का आधार माना जाता है क्योंकि विद्यालय की समस्त क्रियाओं और गतिविधियों को केंद्र बिंदु पाठ्यचर्या ही होता है। पाठ्यचर्या के निर्माण में कई दृष्टिकोणों को आधार माना गया है। इन दृष्टिकोणों के आधार पर पाठ्यचर्या को निम्न प्रकार से बांटा गया है। जैसे आपकी हो गई मूल पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या के प्रकार में जैसे सबसे पहले आता है कोर पाठ्यचर्या। देखिए, यहाँ पे पेपर में आपको जो है कि ये भी पूछ सकता है कोर पाठ्यचर्या क्या है या फिर मूल पाठ्यचर्या। बात एक ही है, चाहे कोर कहिए या फिर मूल कहिए, दोनों में यानी कि दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक है। मूल पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं, आपको लेने ही लेने हैं, मतलब आप उनसे बच नहीं सकते, और कुछ आपकी इच्छा पर डिपेंड करते हैं। चाहे तो आप ये सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे तो वो पढ़ो। जैसे आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास ऑप्शन था, आप शिक्षा में नवाचार पढ़ेंगे या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट थे वो अनिवार्य थे, उनसे आप नहीं बच सकते थे। तो ये होता है। अनिवार्य विषय प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होते हैं और ऐच्छिक विषयों के चुनाव के लिए बालक अपनी व्यक्तिगत रुचि और क्षमता के आधार पर उसको चुन सकता है। ये जो पाठ्यक्रम है अमेरिका की देन है। मूल पाठ्यक्रम में आने वाले विषय जैसे विज्ञान है, कला, संगीत, प्रैक्टिकल वर्क है, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक परीक्षण है, गणित, भाषा, मानविकी, सामाजिक विषय, ये सब चीज़ें आती हैं। जो मूल पाठ्यचर्या होती है इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे यह छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। इसमें ज्ञान की विभिन्नता होनी चाहिए। विद्यार्थियों को विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के योग्य होना चाहिए। पाठ्यचर्या विद्यार्थियों के लिए उचित मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। पाठ्यचर्या शिक्षक छात्र संबंधों में घनिष्ठता लाने वाला होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बाल आधारित यानी कि अधिगमकर्ता पाठ्यचर्या। ये क्या होता है? इसमें ऐसा कहा गया है, ये इसमें बालक को केंद्र में रख करके पाठ्यचर्या तैयार की जाती है। छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या से तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से है जिसमें पाठ्यक्रम का जो आधार है पाठ्य विषयों को न बनाकर छात्र को बनाया जाता है, यानी कि पाठ्यक्रम का जो निर्माण है छात्र और उसकी विभिन्न अवस्थाओं की मूल प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में छात्र को पूर्ण महत्व दिया जाता है, पूरा इंपॉर्टेंस छात्र को दिया जाता है, और पाठ्यक्रम निर्माण का जो उद्देश्य है वह भी छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। और जो ये जो पाठ्यचर्या है बाल आधारित यानी कि बाल केंद्रित, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषता ये होती है कि ये पाठ्यचर्या बालक के अधिगम संबंधी पक्ष को मजबूत बनाती है, बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुरूप होती है, बालक के व्यक्तित्व विकास में हेल्प करती है और बालक के क्रियात्मक पक्ष को मजबूत करती है। बच्चा क्रिएटिव बनता है और बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता, आवश्यकता के अकॉर्डिंग होती है। जो टीचर सेंटर्ड करिकुलम होता है, शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या जो है ये आदर्शवादी आवश्यकता पर डिपेंड होती है। शिक्षा के लाभ और उद्देश्य तय करना, अभ्यासक्रम का निर्माण करना, अध्यापन करना, यह शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है। इसमें टीचर को आधार मानकर पाठ्यचर्या की संरचना की जाती है। इसमें टीचर का स्थान मेन होता है, बालक का गौण होता है, यानी टीचर 1 नंबर पे आता है, बालक 2 नंबर पे आता है, गौण स्थान होता है, 2nd नंबर पे आता है। इसकी विशेषताएं ये होती हैं कि इसके द्वारा टीचर के बीच, शिक्षकों के बीच सहकारिता की भावना डेवलप होती है। शिक्षक कक्ष की गतिविधियों के क्रियान्वयन में खुद को सहज महसूस करता है। इसमें विषय वस्तु को मनोवैज्ञानिक रूप से छात्रों के स्तर, आवश्यकताओं एवं रुचि को ध्यान में रखकर सम्मिलित किया जाता है। समाज या समुदाय भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पाठ्यचर्या विकास में भाग ले सकते हैं। यह लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति को डेवलप करती है। क्रिया आधारित पाठ्यचर्या, इसमें एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होता है। ये क्या होता है? ये एक ऐसी पाठ्यचर्या है जो एक्टिविटी पर बेस्ड होती है। क्रिया आधारित पाठ्यचर्या वो पाठ्यचर्या है जिससे क्या होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की क्रियाओं और विभिन्न गतिविधियों में उनकी रुचि और योग्यता दिखाई देती है। टीचर एक्टिविटी को ही बालक का आधार मानता है। इन्हीं रुचियों और योग्यताओं को आधार मान करके अध्यापक विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों के लिए क्रियाओं का चुनाव करते हैं। ये चयनित क्रियाएं बालक और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं। ओके, जॉन डीवी के अनुसार क्या कहा गया है समझिए। जॉन डीवी के अकॉर्डिंग
बालकों को ऐसे कार्यों के द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिसके द्वारा आगे चलकर बालक समाज उपयोगी काम करने में सक्षम हो सके। जो क्रिया आधारित पाठचर्या होती है इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? पाठचर्या निर्माण में बालक की रुचियों और आवश्यकताओं को विशेष महत्व दिया जाता है। यह पाठचर्या समाज कल्याण की भावना का प्रमुख उत्प्रेरक है। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। बालकों में स्वयं करके सीखने की आदत का विकास होता है। इस प्रकार की पाठ्यवस्तु के क्रियान्वयन में बालक अत्यधिक रुचि लेते हैं। अनुभव आधारित पाठचर्या क्या है? एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम। इस पाठचर्या में अनुभव ही मूल होता है, अनुभव ही जड़ होती है, अनुभव ही केंद्र होता है। इस प्रकार के पाठचर्या का निर्माण अनुभवों के आधार पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वह पाठचर्या जिसमें बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यवस्तु और विभिन्न ज्ञानात्मक तथ्यों की अपेक्षा अनुभवों को अधिक महत्व दिया जाता है, अनुभव आधारित पाठचर्या कहलाता है। अनुभव आधारित ज्ञान एवं पाठचर्या स्थायी होता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? अनुभव आधारित पाठचर्या की विशेषताएं हैं, बालक के सर्वांगीण विकास में भी अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। बालक को भौतिक वातावरण के साथ ही समायोजन सिखाती है। बालक की सृजनात्मक पक्ष को डेवलप करती है। बालक के मानसिक और बौद्धिक विकास में अत्यंत सहायक होती है। बालक के सामाजिक समायोजन में ये हेल्प करती है। फिर है विषय आधारित पाठचर्या, जो सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम होता है। इस प्रकार की पाठचर्या के निर्माण में किसी विषय को केंद्र बिंदु माना जाता है। विषय आधारित पाठचर्या में बालक की रुचि, योग्यताओं, क्षमताओं और आवश्यकताओं को कोई महत्व नहीं, समझिए पॉइंट को, बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता, आवश्यकता को कोई महत्व नहीं दिया जाता। विषय केंद्रित होने के कारण इस प्रकार की पाठचर्या का मुख्य उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान, बुकिश नॉलेज, पुस्तकीय पाठचर्या की पूर्णता होती है, यानी कि पुस्तकीय ज्ञान देना होता है। पाठ्यपुस्तक में अंकित विषय वस्तु के आधार पर ही अध्यापक और विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान एवं ज्ञान ग्रहण करना होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इस प्रकार की पाठचर्या के लक्ष्य और उद्देश्य पहले से ही क्लियर होते हैं। इस पाठचर्या का मुख्य जो आधार है वो क्या है? मुख्य आधार शिक्षा और समाज की अपनी विचारधारा को माना जाता है। इस प्रकार की पाठचर्या विभिन्न विषयों की आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी विषय किसी न किसी रूप में परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रकार की पाठचर्या में ज्ञान और नवीन तथ्यों की क्रमबद्धता पाई जाती है। इस प्रकार की पाठचर्या में शिक्षकगण, छात्रगण और विषय विशेषज्ञ पूर्ण परिचित होते हैं। नेक्स्ट हमारा व्यवसाय आधारित पाठचर्या। जो व्यवसाय वोकेशनल बेस्ड करिकुलम होता है, वर्तमान समय व्यावसायिक रूप से प्रगति का है। इस प्रकार की पाठचर्या का मुख्य लक्ष्य बालक को किसी व्यवसाय विशेष से जोड़ करके आत्मनिर्भर बनाना है। ओके, इस प्रकार की पाठचर्या में मुख्य उद्देश्य बालक के उस कौशल, उस स्किल को डेवलप करना होता है जो उसे स्वावलंबी बनाने में हेल्प करे। इस कौशल के अंतर्गत बालक का किसी व्यवसाय विशेष या तकनीकी विशेष की पूर्ण जानकारी दी जाती है जिससे बालक जो है अपनी जीविकापार्जन कर सके फ्यूचर में। ठीक है, इसकी विशेषता ये होती है कि बालक करके सीखता है और व्यवसायिक कौशल उसके अंदर डेवलप होता है, स्किल डेवलप होती हैं, आत्मनिर्भरता का गुण आता है। किसी व्यवसाय से ये चीज़ें जोड़ देती हैं उसको, बालक कोई व्यवसाय करना सीख जाता है, भावी जीवन में सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा इंटीग्रेटेड करिकुलम। जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है इसका अर्थ क्या होता है? एकीकृत पाठचर्या विभिन्न विषयों के एकीकरण से संबंधित होती है। इसमें कई सब्जेक्ट एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार की पाठचर्या में सभी विषय एक दूसरे से संबंधित होते हैं, सभी विषय एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पाठचर्या में निहित पाठचर्या विषयों की अध्ययन सामग्री भी आपस में सहसंबंधित होती है। ऐसी पाठचर्या में बालक को विभिन्न विषयों को अध्ययन नहीं करके अपने मन चाहे विषय का अध्ययन करना पड़ता है। जो वो चाहता है उसका वो अध्ययन करता है। इसकी विशेषताएं ये हैं कि बालकों को विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त होता है और छात्रों के पूर्व ज्ञान और नवीन तथ्यों को सहज रूप से संबंधित किया जाता है। एकीकृत पाठचर्या सर्वांगीण विकास के साथ साथ जीवन उपयोगी शिक्षा देती है, बालकों की रुचियों के अकॉर्डिंग होती है। अब इसके बाद यूनिट सेकंड हमारी यहाँ से शुरू होती है। पाठचर्या के आधार क्या हैं, उसके निर्धारक क्या हैं। पाठचर्या के अगर आधार की बात की जाए, अध्ययन की सुविधा के लिए पाठ्यक्रम के प्रमुख आधारों को निम्न रूपों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे इसमें आपके हो गए दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, ऐतिहासिक आधार, सामाजिक आधार, सांस्कृतिक आधार, वैज्ञानिक आधार और राजनैतिक आधार। पाठचर्या के जो दार्शनिक आधार हैं इसमें क्या कहा गया है? दर्शन शास्त्र मूलतः जीवन की आधारभूत समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने और मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए किए जाने वाले अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। पाठचर्या का मेरुदंड ही दर्शन है। पॉइंट टू बी नोटेड, पाठचर्या का मेरुदंड ही दर्शन है। क्या पढ़ाया जाए, क्या ना पढ़ाया जाए,
इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति और समाज अपनी दार्शनिक मान्यता के आधार पर देता है। प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा का पाठचर्या पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। रस्क महोदय ने कहा है कि दर्शन पर पाठचर्या संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष डिपेंड नहीं करता। देश और समय के अंतराल से अभी तक जिन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ है उसमें से प्रमुख विचारधाराएं आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद और अस्तित्ववाद हैं। अगला है आदर्शवाद और पाठचर्या की अगर बात की जाए तो आदर्शवाद भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है। मैंने पूरा आदर्शवाद आपको पढ़ाया हुआ है। और वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य आत्मानुभूति, व्यक्तित्व का उन्नयन करना होना चाहिए। इसलिए आदर्शवादी पाठचर्या की रचना आदर्शों, विचारों एवं शाश्वत मूल्यों के आधार पर होती है। और पाठचर्या के जो प्रमुख विषय हैं धर्मशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र, भाषा, साहित्य, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, कला, ये सब सब्जेक्ट्स में शामिल होते हैं। ठीक है, और बाकी विषय गौण होते हैं। आदर्शवादी शिक्षा का विकास ये है बच्चे के अंदर आध्यात्मिकता का विकास करना, क्योंकि ये जो है भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानती है। व्यक्तित्व का उन्नयन या आत्मा की अनुभूति। आदर्शवादियों के अनुसार मानव ईश्वर की सबसे बड़ी महान रचना है। इसलिए इस दर्शन के समर्थक व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षा का एवं उसके व्यक्तित्व का उन्नयन अथवा पूर्ण प्रकाशन मानते हैं। आत्मानुभूति को ही आदर्शवादियों ने शिक्षा का अंतिम उद्देश्य माना है। सांस्कृतिक परंपरा की रक्षा एवं विकास करना। मानवता की दृष्टि से प्रत्येक मानव का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परस्परता से परिचित होना परम आवश्यक है। ये परंपराएं आध्यात्मिक की ओर ले जाने में सहायक होती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का ये उद्देश्य है, ध्येय है कि वह इन परंपराओं का ज्ञान प्राप्त करे, इनकी रक्षा करे और उनके विकास में हेल्प करे। सत्यम, शिवम तथा सुंदरम को डेवलप करना। आदर्शवादियों के कथनानुसार आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि सत्य यानी कि ट्रुथ, शिव गुडनेस और सुंदर ब्यूटी चिरंतन मूल्यों को विकसित किया जाए। इन मूल्यों को हम जितना प्राप्त करेंगे, उनको व्यवहार में लाएंगे, उतना ही अधिक इन मूल्यों को डेवलपमेंट होगा, इन मूल्यों का विकास होगा और आध्यात्मिक जगत की उन्नति भी होगी। पवित्र जीवन की अनुभूति। शिक्षा का कार्य मनुष्य को इस योग्य बनाना है कि वह भले बुरे के अंतर को समझ सके और पवित्र जीवन बिता सके। मानव जीवन की सफलता पवित्र जीवन बिताने में ही है। फ्रोबेल के अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण, पवित्र और कलंक रहित अर्थात पवित्र जीवन की प्राप्ति है। प्रकृतिवाद और पाठचर्या की अगर बात करें, अभी हमने कल परसों ही प्रकृतिवाद पूरा पढ़ाया है। प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग, नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृतिवादी कहते हैं कि बालक को प्रकृति की गोद में बैठा करके सिखाना चाहिए, बालक प्रकृति की गोद में सीखे। ईश्वर के अस्तित्व की मान्यता नहीं है, ये ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते, ये आध्यात्मिक जगत को नहीं मानते, ये भौतिक संसार को ही श्रेष्ठ मानते हैं। और इस विचारधारा ने पदार्थ, भौतिक जगत और प्राकृतिक नियमों को सबसे अधिक माना है। प्रकृतिवादी मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण कर जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, वातावरण से अनुकूलन को शिक्षा का मूल उद्देश्य मानते हैं। प्रकृतिवादी पाठचर्या की रचना बालक की प्रकृति एवं रुचियों, योग्यताओं के आधार पर की जाती है। प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या है? प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य मानव यंत्र को पूर्ण बनाना। शिक्षा का उद्देश्य बालक में ऐसी आदतें और जो है शक्तियाँ विकसित करना है अथवा ऐसा व्यवहार विकसित करना है कि वह मशीन के एक कुशल पुर्जे की भांति काम कर सके। रॉस ने कहा है शिक्षा का कार्य है कि वो मानव यंत्र को अधिक से अधिक अच्छा बनाए, जिससे वह अपने आगामी जीवन में आने वाली समस्याओं को कुशलतापूर्वक हल कर सके। और दूसरा इसका उद्देश्य है सुख प्रदान करना। जीवन में विश्वास रखने वाले प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य मानव को वर्तमान जीवन में सुख और आनंद प्रदान करना है, बालक को वातावरण से अनुकूलन करना, जिस प्रकार का भी एटमॉस्फेयर है बालक उसमें अनुकूलन कर पाए। जीवन संघर्ष के योग बनाना, ये जीवन संघर्षों से भरा है, बालक इसके इन संघर्षों से सामना कर सके, इतनी योग्यता उसके अंदर आ जाए। व्यक्ति का स्वतंत्र विकास करना, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक बालक का निजी व्यक्तित्व विकसित हो जाए। व्यक्ति के स्वतंत्र विकास में सहायक शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। प्राकृतिक विकास होना चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक का प्रकृति के द्वारा उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग प्राकृतिक ढंग से स्वतंत्र विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ये जो हम पढ़ रहे थे ये प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य हैं। आगे है प्रयोजनवाद और पाठचर्या क्या है। देखिए प्रयोजनवाद और पाठचर्या।
प्रयोजनवादी दार्शनिक ईश्वर एवं आध्यात्मिक तत्व के स्थान पर व्यक्ति में विश्वास करते हैं। जो प्रयोजनवादी दार्शनिक हैं वो ना ईश्वर को मानते हैं ना अध्यात्म को मानते हैं, वो सीधा व्यक्ति में विश्वास करते हैं और मानव की शक्ति के महत्व को एक्सेप्ट करते हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा के कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं होते हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा का कोई भी उद्देश्य पहले से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि उद्देश्य व्यक्तियों के होते हैं। व्यक्ति अपने हिसाब से उद्देश्य तय करता है और देश, समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये उद्देश्य बदलते रहते हैं। प्रयोजनवादी पाठचर्या उपयोगिता, रुचि, अनुभव और एकीकरण के सिद्धांत पर बल देता है। जो प्रयोजनवादी शिक्षा है इसका उद्देश्य ये है मूल्यों एवं आदर्शों के निर्माण की क्षमता, बालकों के अंदर मूल्य और आदर्शों की क्षमता और आदर्शों का विकास हो सके। ठीक है, इस विचारधारा के बालक को ऐसी परिस्थिति में रखना चाहते हैं जिनमें वो स्वयं अपने लिए मूल्यों की रचना कर सके। इच्छाओं और रुचियों को ठीक मार्ग पर लगाना, बच्चे की जो भी इच्छा है, बच्चे का जिस क्षेत्र में रुचि है वह उसको सही मार्ग पर लेकर के आए, सही दिशा में इसको लगाए। गतिशील और लचीले मस्तिष्क का निर्माण, यानी कि जैसी कंडीशन है, जैसी स्थिति है, उसके हिसाब से हम अपने मस्तिष्क को उस डायरेक्शन में ले जा सकें। छात्र का डेवलपमेंट हो सके, सामाजिक कुशलता का विकास हो बालक के अंदर। यही सब उद्देश्य हैं किसके? प्रयोजनवादी शिक्षा के। आगे बढ़ेंगे तो यथार्थवाद और पाठचर्या मिलेगी। यथार्थवादी क्या कहते हैं? देखिए, यथार्थवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सुखी एवं वास्तविक जीवन की तैयारी है। तैयारी के लिए यथार्थवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सुखी एवं वास्तविक जीवन की तैयारी के लिए ज्ञानेंद्रियों का विकास एवं प्रशिक्षण करना है और बालक को प्रकृति एवं सामाजिक वातावरण से परिचित करा करके उसे व्यावसायिक कुशलता प्रदान करना है। यथार्थवादी पाठचर्या उपयोगिता और आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? इस दर्शन के अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वो अपनी दैनिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके और एक सुखी जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, यथार्थवादी भौतिक जीवन को ही वास्तविक जीवन मानते हैं, यानी कि भौतिक जीवन को ही वो वास्तविक जीवन मानते हैं। अतः शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना है। यथार्थवादी शरीर एवं मन दोनों को पदार्थ का ही अंग मानते हैं और शिक्षा के लिए इन्हें महत्वपूर्ण मानते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना है। यथार्थवादी बालक का संबंध प्रकृति और समाज से मानते हैं। अतः उनके अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य बालक को प्रकृति एवं सामाजिक वातावरण का पूर्ण ज्ञान देना है, जिससे कि बालक प्रकृति एवं वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर सके। यथार्थवादियों के अकॉर्डिंग शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो वास्तविक जीवन में काम आए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ये यथार्थवादी थी। अब अस्तित्ववाद और पाठचर्या क्या है? अस्तित्ववादी क्या कहते हैं, समझिए पॉइंट को। इस विचारधारा के अनुसार पाठचर्या का चयन छात्र स्वयं अपनी आवश्यकता, योग्यता, जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल करता है। इस विचारधारा के अंतर्गत वैज्ञानिक विषयों की अपेक्षा मानवीय अध्ययनों पर विशेष बल दिया गया है। इन अध्ययनों के माध्यम से दुख, चिंता, भय, घृणा आदि का ज्ञान प्राप्त करना। इसके अंतर्गत कला, संगीत, साहित्य, धर्म, नैतिकता सिद्धांत, व्यक्ति चयन, चिंतन, स्व उत्तरदायित्व विषयों को शामिल किया जाता है। और पाठचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार की अगर बात करें तो वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का महत्व बढ़ता जा रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान ही बताता है कि प्रत्येक बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इन्हीं अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बालकों को शिक्षित किया जाना चाहिए। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के ज्ञान के अभाव में बालक एक सी व नीरस शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं और अपना सर्वांगीण विकास करने में असमर्थ रहते हैं। शिक्षा में मनोविज्ञान के समावेश के परिणामस्वरूप अब बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाने लगा है। पाठ्यक्रम का निर्धारण भी बालक को केंद्र मानकर किया जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान योग्यताओं के अकॉर्डिंग संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का केंद्र कौन हो? बालक होना चाहिए। पाठचर्या के अगर ऐतिहासिक आधार की बात करें तो शिक्षा एवं इतिहास का निकट संबंध है। शिक्षा शास्त्र समाज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने का काम करता है, साथ ही वो समाज की शिक्षा संबंधी समस्याओं का निवारण करने का प्रयत्न करता है, परंतु वह यह कार्य अकेले संपन्न नहीं कर सकता। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपाय और साधन ढूंढने और योजनाएं बनाने में उसे इतिहास के अध्ययन से पर्याप्त सहायता भी मिलती है। पूर्वकालीन पाठचर्या में जो दोष और कमियां थी उन्हें इतिहास के अध्ययन के द्वारा वर्तमान में दोहराने से बचने का प्रयास किया जाता है। पाठचर्या के सामाजिक आधार की अगर बात करें तो मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। मानव कैसा प्राणी है? मानव सामाजिक प्राणी है जो समाज में रह करके उसकी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। उनका जन्म और विकास समाज में ही होता है। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है और समाज शिक्षा के लिए आधार प्रस्तुत करता है।
अन्य शब्दों में अगर कहें तो शिक्षा एवं सामाजिक जीवन की धारणा में गहरा संबंध है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो कि समाजशास्त्री सिद्धांतों को एवं शिक्षा की समग्र प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप देता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, क्रियाएं, शिक्षालय, संगठन, विधियां और मूल्यांकन सभी चीजें इसमें शामिल रहती हैं। ठीक है, ओटावे कहते हैं शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसकी विधि और इसके लक्ष्य समाज विशेष की मान्यताओं के अनुसार तय होते हैं। पाठ्यचर्या के अगर सांस्कृतिक आधार की बात की जाए तो समाज की जैसी संस्कृति होती है उसी के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। जहाँ की संस्कृति में धर्म तथा आध्यात्मिक भावना प्रधान होती है, धर्म और आध्यात्मिक भावना मुख्य होता है, वहाँ पर शिक्षा शाश्वत मूल्यों पर आधारित होती है। कि कैसे? शाश्वत मूल्यों पर। यदि समाज की संस्कृति का स्वरूप भौतिक होता है तो शिक्षा के द्वारा भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। जिस समाज की कोई संस्कृति नहीं होती उसकी शिक्षा का स्वरूप भी अनिश्चित होता है। संस्कृत के द्वारा उसके समाज की शैक्षिक प्रक्रिया पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होती है। संस्कृत के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, विद्यालय एवं अनुशासन के स्वरूप का निर्धारण भी होता है। सांस्कृतिक निर्धारक द्वारा शिक्षा के उद्देश्य क्या है? नंबर एक तो सांस्कृतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए युवाओं को प्रेरित करना चाहिए। जो सांस्कृतिक जीवन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, गतिशील, लचीले एवं प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा के सांस्कृतिक लक्ष्यों का एहसास कराना चाहिए। सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा देना चाहिए। सामाजिक परिवर्तनों को मन में रखना एवं समाज की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना चाहिए। शिक्षा को सांस्कृतिक तत्वों के नियंत्रण का एक प्रभावशाली माध्यम बनाना चाहिए। ओके, पाठ्यचर्या के अगर वैज्ञानिक आधार की बात की जाए तो वैज्ञानिक आधार में ऐसा कहा गया है, विज्ञान का महत्व सर्वोपरि है। विज्ञान सभ्यता एवं संस्कृति का पर्यायवाची बन चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान का बढ़ता प्रभाव एवं महत्व सरलता से देखा जा सकता है। अधिकांश विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम में विज्ञान एवं तकनीकी विषयों में समावेश पर बल दिया है ताकि बालक समाज और पूरे देश का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बन सके। राजनीतिक आधार की अगर बात की जाए तो पाठ्यचर्या का निर्धारण व्यक्ति एवं राज्य के बीच संबंध पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर अगर प्रजातंत्र राज्य है तो इसमें व्यक्ति को अपने विचारों को स्पष्ट करने की पूर्व स्वतंत्रता भी होती है। आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक जो आधार है इसकी उद्देश्य ये है कि गतिशील, लचीले और प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा को राजनीतिक तत्वों के नियंत्रण का एक प्रभावशाली माध्यम बनाना, राजनीतिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का एहसास कराना, राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए युवाओं को प्रेरित करना चाहिए, राजनीतिक प्रगति को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ओके, अब इसके बाद है ज्ञान के विषय में विश्वास क्या है? बिलीफ अबाउट नॉलेज। ज्ञान के विषय में विश्वास, ज्ञान का अर्थ क्या है, नॉलेज क्या है? समझिए, इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए, ज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ नॉलेज। ज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना, अनुभव और बोध होना। ओके, आसान लफ्जों में अगर कहें तो किसी चीज़ का रूप जैसा है वैसा ही अनुभव होना ज्ञान है। ज्ञान एक तरह की मनोदशा है जो जानने वाले के जहन में होने वाली एक प्रकार की हलचल होती है। ज्ञान से चरित्र का निर्माण होता है। ज्ञान के वजह से हम अनुशासित होते हैं और ज्ञान अंधविश्वासों को दूर भी करता है। ज्ञान का मतलब किसी चीज़ के बारे में सही और अच्छी जानकारी होना है। और ज्ञानी बनने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपके पास कोई बड़ी डिग्री हो या आप महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़े हों। ज्ञान कहीं से भी किसी से भी हासिल किया जा सकता है, फिर चाहे सजीव से प्राप्त हो या निर्जीव से। किसी व्यक्ति का उचित ज्ञान ही उसे कामयाबी की राह तक लेकर के जाता है। यही ज्ञान है, इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान जो है वो बेशकीमती रत्नों से भी महंगी चीज़ है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता, न आंधी उड़ा नहीं सकती। विलियम्स जेम्स के अकॉर्डिंग ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और कामयाबी का दूसरा नाम है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं केवल वस्तु जगत का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान जो है वो एक कोरी कल्पना है। ज्ञान की कुछ विशेषताएं होती हैं। ज्ञान प्रासंगिक है और इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। ज्ञान का लाभ तभी मिलता है जब उसे लागू किया जाए। ज्ञान के मूल्य समय के साथ बदल सकते हैं। ज्ञान का नवीनीकरण या रखरखाव करना पड़ता है। ज्ञान को स्थानांतरित करना, पकड़ना, वितरित करना मुश्किल हो सकता है। इसे सीखने की प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। ये ज्ञान की विशेषताएं होती हैं। ज्ञान के कुछ रूप होते हैं। ज्ञान एक बहते दरिया के समान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक बहते दरिया के समान है
जिसको जितना खोजा जाता है उतना ही ज़्यादा बढ़ता है, जिसको जितना प्राप्त किया जाए कम है। ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मुख्य मनुष्य के ज्ञान को 3 भागों में 3 रूपों में बांटा गया है। एक होता है प्रामाणिक ज्ञान। प्रामाणिक ज्ञान को विज्ञान का ज्ञान भी कहा गया है, जो शारीरिक तत्वों के गुणों और विशेषताओं के बुनियाद पर होता है और इसकी सत्यता के प्रमाण भी मौजूद हैं। एक जैसी स्थिति में एक जैसा काम एक ही जैसा परिणाम देती है। जैसे जमीन के जरिया सूरज की परिक्रमा और परिणामों का ज्ञान, हवाई जहाज की उड़ाने का ज्ञान, एसी से ठंडक उत्पन्न करने का ज्ञान, मोबाइल से दूर तक बातें करने का ज्ञान, मकान बनाने का ज्ञान, ये सभी प्रामाणिक ज्ञान है। इसीलिए इनको विज्ञान का ज्ञान भी कहा गया है। आध्यात्मिक ज्ञान की अगर बात करें, इसके अंतर्गत मुख्यतः धार्मिक मान्यताएं और भावनात्मक विषयों से आधारित व्याख्याएं सम्मिलित हैं। यानी ऐसी बातें जिसका हकीकत में कोई भौतिक प्रमाण नहीं होता, सिर्फ लक्षणों की बुनियाद पर होता है, उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। परमेश्वर से संबंधित ज्ञान, जन्म और मृत्यु के बाद क्या होता है, जन्म से पहले क्या हुआ होगा, ये सब चीज़ें जो हैं आध्यात्मिक ज्ञान कहलाती हैं। व्यवहारिक ज्ञान जो होता है, व्यवहारिक ज्ञान खास तौर पर अनुभवों के बुनियाद पर होता है। इसी बुनियाद पर परिस्थितियों और वक्त बीतने के साथ साथ अलग अलग स्रोतों से हासिल अलग अलग तरह का होता है। जैसे बड़ों के सम्मान का ज्ञान होना, विनम्रता का ज्ञान, काम के जगह पर साथ काम करने वालों के साथ व्यवहार का ज्ञान हो गया, मदद करने का ज्ञान और सेहत से संबंधित सावधानियों का ज्ञान, ये हमारे किस में आता है, ये व्यवहारिक ज्ञान होता है। ज्ञान के कुछ स्रोत होते हैं, सोर्सेज ऑफ नॉलेज। जैसे प्रकृति से हमें ज्ञान मिलता है। ओके, प्रकृति ज्ञान का प्रमुख स्रोत है और पहला स्रोत माना जाता है। प्रत्येक मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, जन्म से पहले और जन्म के बाद भी। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़कर अंदर जाना अपनी माता के गर्भ से ही सीख लिया था। और हम आगे किस प्रकार से सीखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार प्रकृति से सीखता रहता है। ओके, जैसे फलदार वृक्ष सदैव झुका रहता है, कभी भी वह पतझड़ की तरह नहीं रहता, हमेशा पंछियों को छाया देता रहता है। पुस्तकें जो हैं, ये वर्तमान युग आधुनिकता का युग है और आज के समय में सभी लोग पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। अंतः प्रज्ञा, इसको अंग्रेजी में इंट्यूशन कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि किसी तथ्य को पा जाना, इसके लिए किसी भी तर्क की आवश्यकता नहीं होती है, हमारा उस ज्ञान में पूर्ण विश्वास हो ही जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनुकरणीय ज्ञान। अनुकरणीय ज्ञान का मतलब होता है यहाँ पे हम अनुकरण करते हैं। मानव समाज में सभी मनुष्य विभिन्न मानसिक शक्तियों के हैं, अलग अलग सबकी मानसिक शक्ति होती है। कुछ बहुत तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, कुछ मंद बुद्धि निम्न बुद्धि वाले होते हैं। इनमें जो प्रतिभाशाली होते हैं वह प्रत्येक कार्य को इस प्रकार करते हैं कि वह सैद्धांतिक बन जाता है। उनके द्वारा किया गया किसी भी संग में काम जिसको हम स्वीकार करते हैं अनुकरण हो जाता है। ठीक है, जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, समझने की इच्छा, किसी भी विषय या टॉपिक को अर्थात शीर्षक को समझने की जो उत्सुकता है वही जिज्ञासा कहलाती है। ज्ञान के उद्देश्य क्या होते हैं, देखिए, ज्ञान व्यक्तिगत अनुभवों के सुदृढ़ीकरण यानी मजबूत करने का काम करता है। हमारे व्यक्तिगत अनुभव जब तक किसी ज्ञान के संपर्क में नहीं आते तब तक व्यक्तिगत अनुभवों को ठोस रूप में नहीं कहा जा सकता। ज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि सूचनाओं को एक निश्चित रूप दिया जाए। सूचनाएं यहाँ वहाँ बिखरी होती हैं, अतः उनका सही और निश्चित रूप प्रदान करना ज्ञान का उद्देश्य है। ज्ञान का एक उद्देश्य ये भी होता है कि यह किसी घटना और परिस्थिति को समझने में सहायक होता है। किसी भी वस्तु स्थिति का ज्ञान उन्हें समझने में सहायक हो सकता है। किसी भी क्रिया को स्वैच्छिक क्रिया को छोड़कर उचित तरीके से करने के लिए उपयुक्त क्षमता का विकास करना भी ज्ञान का एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिक उन्नति। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करेंगे। देखिए, सबको पता है कि शिक्षा की सभी क्षेत्रों में कार्यों को पहले हस्त श्रम बल द्वारा पूर्ण किया जाता था, यानी कि पहले सभी काम कैसे होते थे, हाथों से होते थे। आज सभी काम कैसे हो रहे हैं, मशीनों से हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के प्रवेश ने इसके नए मानक तय कर दिए हैं। शिक्षा में टेक्नोलॉजी के प्रयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर बहुत तेजी से परिवर्तन कर दिए हैं। वर्तमान शिक्षा में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, समझिए। देखिए कितनी भूमिका है। टेक्नोलॉजी की उपस्थिति शिक्षा के स्तर को बढ़ाती है और इसे आसान बनाती है। आज इंटरनेट की आसान पहुंच ने शिक्षा को काफ़ी सरल कर दिया है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल खुद को शिक्षित करने के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग उन लोगों के लिए एक वरदान है जिनके पास समय की कमी रहती है, खासकर जो काम कर रहे हैं। आज जैसे आप अपने कमरे में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, मैं कहीं बैठा हूँ और शिक्षा जारी है, पढ़ाई हो रही है।
कोरोना महामारी में स्कूल कॉलेज करीब 6 महीने से भी अधिक समय तक बंद थे और शिक्षा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही पॉसिबल थी। ठीक है, ये कैसे हो पाया? टेक्नोलॉजी के माध्यम से सफल हो पाया। टेक्नोलॉजी के लाभ क्या है, यही सब लाभ आप लिख देंगे, है ना, कि किस तरीके से इसके घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं, लाखों किलोमीटर की दूरी जो है कितनी आसानी से तय हो जाती है, कोई कहीं बैठा है बात हो जाती है, ये सब चीज़ आपको लिखनी है, बना बना के लिख देंगे आप। मीनिंग ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है? पाठचर्या विकास का अर्थ। पाठचर्या का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है और पाठचर्या यानी कि शिक्षा के उद्देश्य जैसे होते हैं वैसे ही पाठचर्या का निर्धारण किया जाता है। पाठचर्या का विकास भी उन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना है जो वर्तमान बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। यह एक प्राचीन एवं विशिष्ट कॉन्सेप्ट है। पाठचर्या विकास एक सदैव चलने वाली प्रक्रिया होती है। पाठचर्या विकास का संबंध पाठचर्या के प्रबंधन से होता है। इसमें भविष्य की उपेक्षाओं और जरूरतों के अनुरूप पाठचर्या के विषय में परिवर्तन किया जाता है। हिल्दा टाबा के शब्दों में अगर बात करें तो पाठचर्या परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था का परिवर्तन होता है। पाठचर्या विकास के कुछ निर्धारक एवं प्रेरक तत्व होते हैं। पाठचर्या को इस प्रकार की शिक्षा की रचना करनी होगी जो असमानता के विरुद्ध संघर्ष पूरा कर सके और शिक्षार्थी की सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ये केवल संपूर्ण शैक्षिक प्रयासों में घटिया तत्वों या मामूली बातों को अपनाकर नहीं होगा। अगर वर्तमान और भविष्य की बहुआयामी चुनौतियों का मुकाबला करना है तो उत्कृष्टता के साथ साथ पाठचर्या के अन्य 3 आधार स्तंभों प्रासंगिकता, समानता एवं उत्कृष्टता को संज्ञान में रखकर कुछ विषयों पर चिंतन करना होगा जो इस प्रकार है। नंबर 1 तो शिक्षकों के अनुभव और चिंतन विषय। पाठचर्या विकास के लिए शिक्षकों के अनुभव और जितने भी चिंतन विषय हैं, चिंतन विषय भी सकारात्मक योगदान देते हैं। यद्यपि पाठचर्या रचना में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या बहुत थोड़ी है, जबकि पाठचर्या को लागू करने वालों में शिक्षकों का योगदान शिक्षा प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह है कि शिक्षकों को पाठचर्या रचनाकार की बजाय पाठचर्या का वाहक माना जाता है। राष्ट्र को शिक्षकों के अनुभवों पर पाठचर्या निर्माण के समय पूर्ण विश्वास करना चाहिए। दूसरा इसका जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये समझेंगे इसका क्या, इसके जो प्रेरक तत्व हैं उसमें क्या आता है हमारा, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक सरोकारों को संज्ञान में रखना। छात्रों के जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक उनकी जो परंपराएं हैं, जो गतिविधियां हैं, उनको ध्यान में रख कर के ही पाठचर्या का निर्धारण किया जाए और जिसके माध्यम से छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा का विकल्प होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जिसमें सभी को एक साथ शिक्षा दी जाए। ठीक है, इसमें कहा गया है 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में शिक्षा में समावेशन के नए कॉन्सेप्ट का विकास हुआ जिसके अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पर सामान्य बच्चों से अलग करना और उसकी शिक्षा की व्यवस्था अलग से करना अमानवीय माना गया है। किसी बालक की शिक्षा की व्यवस्था अलग से करना अमानवीय है। सबको साथ में पढ़ाओ। 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में बच्चों के अधिकार विषय पर सम्मेलन हुआ और उसमें यह निर्णय लिया गया कि किसी भी क्षेत्र में बच्चों के साथ किसी भी आधार पर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों ना हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। पर्यावरणीय विषयों का समावेशन। निरंतर बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण एक चिंतन विषय, एक चिंतन का विषय है। अतः सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण को पाठचर्या में स्थान अवश्य दिया जाना चाहिए, जिससे बालक सीख पाएगा कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। संबंधित स्तर हेतु शैक्षिक उद्देश्यों की सार्थकता और स्पष्टता होनी चाहिए। पाठचर्या के निर्धारण हेतु किस स्तर हेतु पाठचर्या का निर्माण किया जा रहा है और विशिष्ट स्तर हेतु किन शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकता है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। मूल्यों का संरक्षण हो। भारत आध्यात्मिक सह अस्तित्व का एक सर्वाधिक उत्पन्न प्रयोग है, अतः सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों एवं धर्मों के विषय में शिक्षा पूरी तरह से घर और समुदाय के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि भारतीय विद्यालयी पाठचर्या में मूलभूत मूल्यों का अंतर्निहित किया जाए तथा देश सभी प्रमुख धर्मों के संबंध में चेतना को एक केंद्रीय घटक के रूप में भी शामिल किया जाना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे जो पाठचर्या विकास के निर्धारक तत्व कहलाते हैं। पाठचर्या निर्माण की जो प्रक्रिया है इसमें क्या है, हमें चाहिए कि हम पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया को सरल एवं परिवर्तनशील बनाएं, जिसके लिए हमें कुछ तथ्य ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले ध्यान देना होगा कि पाठचर्या का निर्माण किस कक्षा के लिए किया जा रहा है और जिस स्तर के बालकों के लिए पाठचर्या का निर्माण किया जाना है उसके पूर्व ज्ञान का स्तर क्या है, पहले से बालकों को कितना नॉलेज है। पाठचर्या को ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों में बांट करके निर्धारण किया जाना चाहिए।
छात्रों की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके मनोवैज्ञानिक स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी के माध्यम से पाठचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला है पाठचर्या निर्माण के कुछ सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके ही पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। नंबर 1 तो अतीत को जानने या सुरक्षित रखने का सिद्धांत। जो हमारा समय बीत गया है उसको जाना जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए, वो चीज़ें सिलेबस में डाली जाएं। इस तरीके से हमारा पाठचर्या जो है तैयार की जानी चाहिए। जीवन की उपयोगिता से संबंधित होने का सिद्धांत, जो भी सिलेबस हो, जो भी पाठचर्या तैयार की जाए उसमें क्या होना चाहिए, जीवन के लिए वो उपयोगी हो। ठीक है, वर्तमान में बालकों के भावी जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो। ठीक है, ऐसी पाठचर्या होनी चाहिए जीवन के लिए उपयोगी हो। रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का सिद्धांत, जो भी पाठचर्या तैयार की जाए उसमें क्या होना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए, बच्चा कुछ करके सीखे, है ना, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आए, ऐसी पाठचर्या हो। किसी न किसी रूप में रचनात्मक कार्य करने की योग्यता अवश्य होती है। प्रत्येक बालक में, हर बालक में रचनात्मक काम करने की योग्यता होती है। बालक की रुचियों और विशिष्ट योग्यताओं की खोज करके उनके अंदर रचनात्मक और सृजनात्मक भावनाओं का विकास किया जा सके, ऐसी पाठचर्या होनी चाहिए। नैतिकता एवं उत्तम आदर्शों का सिद्धांत, बच्चे के अंदर मोरलिटी होनी चाहिए, बच्चों के लिए उत्तम आदर्श होने चाहिए, ऐसी पाठचर्या तैयार करो, है ना, जिसमें उत्तम आदर्शों का होना अति आवश्यक है। ओके, पाठचर्या में हमें समाज, देश, परोपकार की भावना का भी समावेश करना होगा। लचीलेपन का सिद्धांत ये कहता है कि बालक की आवश्यकता के अनुसार, यानी कि पाठचर्या लचीली होनी चाहिए, बालक की आवश्यकता के हिसाब से उसमें हम परिवर्तन कर सकें और अनावश्यक बालक पर बोझ न लादा जाए। नवीनता की खोज का सिद्धांत ये कहता है पाठचर्या में चाहिए कि वर्तमान का ध्यान रखते हुए नवीन ज्ञान को भी स्थान दिया जाना चाहिए। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, पाठचर्या ऐसी हो जो बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास कर सके, ऐसी पाठचर्या होनी चाहिए। तो ये जो है पाठचर्या निर्माण के कुछ सिद्धांत हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो 3rd यूनिट है, वो कहती है पाठचर्या प्रारूप एवं मूल्यांकन रणनीतियाँ क्या होती हैं। इसके लिए पहले हमें समझना होगा पाठचर्या प्रारूप क्या होता है। पाठचर्या प्रारूप जो है, ये शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द कैरिकुलम डिजाइन का हिंदी रूपांतरण है। डिजाइन शब्द का प्रयोग क्रिया की तरह या संज्ञा की तरह किया जाता है। जब इसका प्रयोग क्रिया की तरह किया जाता है तो ये एक प्रक्रिया को, एक प्रोसेस को इंडिकेट करता है, जैसे पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया। ओके, पाठचर्या प्रारूप को पाठचर्या की एक व्यवस्थित रूपरेखा कहा जाता है, जिसमें उसके निर्माण एवं मूल्यांकन तक की सारी प्रक्रिया का क्रम से विवरण होता है। जैसा कि यहाँ पे सेलर के शब्दों में कहा गया है, पाठचर्या प्रारूप वो संरचना है जिसका विद्यालय में शैक्षिक अनुभवों को चुनने, नियोजित करने और कार्यान्वित करने में प्रयोग किया जाता है। अतः प्रकल्प वो योजना है जिसका सीखने की प्रक्रियाओं को प्रदान करने के लिए शिक्षक के द्वारा अनुसरण किया जाता है। ऐसा कहा गया है हमारा पाठचर्या प्रारूप के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा जो फॉर्मेट होता है, जो एक अच्छा डिज़ाइन होता है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। एक अच्छी पाठचर्या जो होती है वो उद्देश्यपूर्ण होती है, किसी उद्देश्य को लेकर के ही तैयार की जाती है। एक अच्छी पाठचर्या सुव्यवस्थित और सुनियोजित होती है, यानी कि इसमें क्या करना है, कब करना है, किसे करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों का उसमें उल्लेख होता है। एक अच्छा पाठचर्या प्रारूप सृजनात्मक होता है, क्रिएटिव होता है। ओके, इसमें बालक कुछ करके सीखता है, बच्चे के अंदर कुछ क्रिएटिविटी आती है। एक अच्छा पाठचर्या प्रारूप को लोचशील होना चाहिए, यानी कि समय आने पर उसमें हम कुछ बदलाव ला सकें। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा पाठचर्या प्रारूप के कुछ घटक होते हैं। पाठचर्या प्रारूप के 5 प्रमुख घटक होते हैं। नंबर 1 तो शिक्षार्थी एवं समाज के विषय में मान्यताओं का एक संरचनात्मक ढांचा। कोई भी पाठचर्या समाज एवं उसमें रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित मान्यताओं के साथ प्रारंभ होता है। पाठचर्या निर्माणकर्ताओं का पहला कार्य शिक्षार्थी की योग्यता, आवश्यकता, रुचि, अभिप्रेरणा एवं किसी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु को सीखने की क्षमता का निर्धारण करना होता है। लक्ष्य एवं उद्देश्य की अगर बात की जाए तो पाठचर्या प्रारूप का दूसरा प्रमुख तत्व पाठचर्या के लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं। चूँकि पाठचर्या के उद्देश्य जो होते हैं, पाठचर्या के उद्देश्य विषय वस्तु एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के चयन के आधार पर होते हैं, अतः ये सुपरिभाषित और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के बजाय शिक्षार्थी की रुचि, आवश्यकता आदि को ध्यान में रख करके नवीन उद्देश्यों का निर्माण होना चाहिए। विषय वस्तु, कला चयन, उसका क्षेत्र, विस्तार एवं उसका क्रम,
देखिए, विषय वस्तु को चयनित करके शिक्षक एवं शिक्षार्थी के प्रयोग के लिए एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्रियान्वयन की दशाओं की अगर बात करें, पाठचर्या प्रारूप के एक तत्व के रूप में क्रियान्वयन की दशाओं का आशय विषय वस्तु को शिक्षार्थियों तक पहुंचाने की विभिन्न विधियों से है। ये पाठचर्या प्रारूप का एक प्रमुख तत्व होता है, क्योंकि ये शिक्षार्थी के परिणाम को निर्धारित करता है। यह शिक्षार्थी की अभिरुचि एवं विषय वस्तु पर उसके स्वामित्व को प्रभावित करता है और साथ ही साथ शिक्षक के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। अगला आता है मूल्यांकन। और जो भी हमारा पाठचर्या प्रारूप जो डिज़ाइन है, उसके तत्व के रूप में मूल्यांकन के कई आयाम होते हैं। समेकित रूप में मूल्यांकन शिक्षार्थी को उसके निष्पादन के विषय में बताता है और विषय वस्तु को अगले चरण की ओर निर्देशित करता है। इस प्रकार मूल्यांकन विषय वस्तु के क्रम एवं पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन को निर्देशित करता है। तो ये हम समझ रहे थे पाठचर्या प्रारूप के जो तत्व होते हैं या जो घटक होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला है हमारा पाठचर्या विकास और पाठचर्या प्रारूप में क्या अंतर होता है। विकास और प्रारूप में अंतर ये है कि देखिए, जो यह एक संगठित होता है, ये एक प्रबंधन की पूर्व योजना जो पहले से डिजाइन की गई है, पहले से तैयार किया गया है। यह विभिन्न सोपानों से होकर संपूर्णता प्राप्त करता है। यह पाठचर्या सोपानों का एक चरण होती है। यह पाठचर्या प्रारूप के बाद की प्रक्रिया है। यह पाठचर्या विकास के पहले की प्रक्रिया है, यानी कि प्रारूप जो है विकास से पहले आता है, विकास प्रारूप के बाद आता है। इसमें परिवर्तन सुधार होते हैं। इसमें परिवर्तित तत्वों को एक व्यवस्था में रखने के लिए संरचना तैयार की जाती है। यह परिवर्तनों के बाद आता है। यह पाठचर्या विकास प्रथम श्रेणी है। पाठचर्या विकास सामाजिक व्यवस्था के आधार पर बनाया जाता है। पाठचर्या प्रारूप पाठचर्या के आधार पर बनाया जाता है। यह कई पाठ्यवस्तु और तत्वों का संगठन है। यह पाठ्यवस्तु तथा तत्वों के लिए पूर्व संरचना है। यह स्वयं विषय वस्तु को स्थान देता है। यह विषय वस्तुओं को स्थान देने की प्रक्रिया की एक तैयारी है। तो इस तरीके से हमने पाठचर्या विकास और पाठचर्या प्रारूप में अंतर समझ लिया। यहाँ से आपका शुरू होता है टाइप्स ऑफ करिकुलम डिजाइन, यानी कि पाठचर्या प्रारूप के प्रकार कितने हैं। देखिए, पाठचर्या प्रारूप के प्रकार की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका विषय केंद्रित प्रारूप आता है। विषय केंद्रित मतलब विषय को केंद्र में रख करके पाठचर्या डिजाइन की जाती है। पाठचर्या का यह प्रारूप विभिन्न विषयों को केंद्र में रखता है। इस डिजाइन के तहत अधिगम के पारंपरिक क्षेत्रों के लिए पारंपरिक विषयों को, अंतरनुशासनिक विषयों के लिए समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता संबंधी प्रक्रिया को इस उद्देश्य के साथ शामिल किया जाता है कि विद्यार्थी इनसे प्राप्त सूचनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकें। दूसरा है विषय केंद्रित प्रारूप के कुछ प्रकार होते हैं। जो विषय केंद्रित डिजाइन होता है, इसके 5 प्रकार होते हैं। विषय प्रारूप हो गया, अनुशासन प्रारूप, सहसंबंधात्मक प्रारूप, प्रक्रिया प्रारूप और विस्तृत क्षेत्र प्रारूप हो गया। फिर आता है आपका विद्यार्थी केंद्रित प्रारूप। जो विद्यार्थी केंद्रित डिजाइन होता है, पाठचर्या का ये डिजाइन मुख्यतः विद्यार्थियों की रुचि एवं आवश्यकता को केंद्र में रख करके तैयार किया जाता है। इस प्रकार के प्रारूप में कुछ सामान्य क्रियाकलाप जैसे खेल, चित्रकला, कहानी आदि, जिसमें कि बच्चों को शामिल किया जा सकता है, को अध्ययन अध्यापन के केंद्र में रखा जाता है। और जो विषय केंद्रित प्रारूप है, इसके प्रकार होते हैं 4, जैसे बाल केंद्रित, अनुभव केंद्रित, रूमानी या रेडिकल, और फिर आता है मानवतावादी डिजाइन। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है समस्या केंद्रित प्रारूप। इसमें समस्या को केंद्र में रखा जाता है। किसी वास्तविक या उपकल्पित समस्या को केंद्र में रख करके पाठ्यवस्तु को संगठित करने के लिए जब पाठचर्या प्रारूप का निर्माण किया जाता है तो इसे समस्या केंद्रित पाठचर्या प्रारूप कहा जाता है। ओके, इस प्रकार के पाठचर्या प्रारूप में मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याओं को ध्यान में, जैसे जीवन की वास्तविक समस्याएं, विद्यालय जीवन की समस्याएं, स्थानीय परिस्थिति जनित समस्याएं और दार्शनिक एवं नैतिक समस्याएं हो गई। अब जैसे यहाँ से हमारा शुरू होता है करिकुलम इवैल्यूएशन, यानी कि पाठचर्या मूल्यांकन। पाठचर्या का उद्देश्य ये मापना है कि पाठचर्या के क्रियान्वयन से, यानी कि जब पाठचर्या को व्यवहार में लाया गया, जब पाठचर्या पर काम किया गया, इसके उद्देश्यों की किस सीमा तक प्राप्ति हुई है। पाठचर्या को जब व्यवहार में लाया गया, जब उसको अप्लाई किया गया, बालकों ने उसको पढ़ा, तो किस सीमा तक प्राप्ति हुई उद्देश्यों की। चित्र में हम मूल्यांकन और उद्देश्यों के बीच संबंध देख सकते हैं। मूल्यांकन और उद्देश्य में संबंध होता है गतिविधियों का, ठीक है। ओके, अब जैसे चित्र दर्शाता है कि जैसे ही पाठचर्या के उद्देश्य निर्धारित किए जाएं, उसी समय उन उद्देश्यों की प्राप्ति के मूल्यांकन का तरीका भी हमें सोच लेना चाहिए। मूल्यांकन की संभव विधियों के संदर्भ में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु और अधिगम अनुभवों का उपयोग किया जाना चाहिए। किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम की प्रभावशीलता इस बात से आंकी जाती है
कि उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की कितनी संभावना है। उपयुक्त मूल्यांकन विधियों द्वारा ये मापा जा सकता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, कितने उद्देश्य प्राप्त हुए हैं, जितने निर्धारित थे सभी प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं। किसी भी सार्थक क्रिया गतिविधि की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे पाठचर्या के उद्देश्यों के साथ संगति, पर्याप्त निदानात्मक मूल्य, व्यापकता, वैधता और निरंतरता। ओके, ये हो गई बात हमारी। इसमें क्या कहा गया है, ये पाठचर्या मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। पाठचर्या मूल्यांकन का प्रॉपर अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ करिकुलम डिजाइन। देखिए, पाठचर्या विकास का एक अभिन्न अंग पाठचर्या मूल्यांकन है। पाठचर्या मूल्यांकन के अंतर्गत दो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सम्मिलित हैं। पहला ये कि जिन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित पाठ अथवा पाठचर्या का अध्यापन किया गया है, उनमें से किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, और इसके साथ ही कौन कौन से उद्देश्य हैं जो पर्याप्त नहीं हो पाए, जो अपर्याप्त हैं। द्वितीय ये कि कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षण के प्रति छात्रों के अनुभव किस प्रकार के रहे हैं। रेमर्स और गेज कहते हैं मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या फिर दोनों की दृष्टि से जो उत्तम और वांछनीय है उसका ही प्रयोग किया जाता है। ये हमारा मूल्यांकन है, पाठचर्या मूल्यांकन। प्रोफेसर दांडेकर की जो डेफिनेशन है, इसमें कहा गया है मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि किस सीमा तक विद्यार्थी शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है। पाठचर्या मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? पाठचर्या मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है, नंबर एक तो पाठचर्या मूल्यांकन का सबसे बड़ा महत्व ये है कि अधिगम में सुधार के साथ साथ शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। किसी भी स्तर पर नई पाठचर्या के विकास हेतु पुरानी पाठचर्या का मूल्यांकन करना आवश्यक है कि विद्यमान पाठचर्या में कहाँ कमी है और कौन कौन से बदलाव उसमें लाने की आवश्यकता है। पाठचर्या मूल्यांकन के द्वारा नीति निर्माताओं, प्रशासकों और समाज के अन्य सदस्यों को सूचना मिल जाती है कि निर्मित पाठचर्या आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है या नहीं है। पाठचर्या समय के साथ पुरानी होने लगती है और समय के साथ उसमें वर्णित तथ्य और विचार अव्यवहारिक भी हो जाते हैं, जिन्हें हटा करके नए तथ्यों को उसमें शामिल किया जाता है। ओके, पाठचर्या का निर्माण विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है और उन उद्देश्यों की प्राप्ति पाठचर्या का लक्ष्य होता है। अतः ये देखना अत्यंत जरूरी है कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठचर्या का निर्माण किया गया है वे पूर्ण हो रहे हैं अथवा नहीं। मूल्यांकन के द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि पाठचर्या विद्यार्थियों को ज्ञान देने के साथ साथ उनमें गहरी समझ का विकास करने में भी सक्षम है अथवा नहीं। ये पाठचर्या मूल्यांकन का महत्व होता है, जिसमें पाठचर्या का पूरा मूल्यांकन किया जाता है, उसके गुण और दोष देखे जाते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखी जाती हैं। इसके बाद आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसको हम संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्यवस्तु, शिक्षण सामग्री आदि से है जिसके आधार पर सुधार करना संभव होता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक अपने शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि आदि की गुणवत्ता, प्रभावकारिता और उपयोगिता का आकलन इसलिए करता है कि उस शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि को और अधिक उत्तम, प्रभावशाली तथा उपयोगी बनाया जा सके। संरचनात्मक मूल्यांकन इसलिए करना आवश्यक है जिससे किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण प्रविधि को अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। संरचनात्मक मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे धनात्मक अभिप्रेरित विश्वास और आत्मसम्मान को प्रोत्साहित करना। शिक्षकों को इसके द्वारा फीडबैक दिया जाता है। शिक्षक को सूचनाएं प्रदान करना ताकि शिक्षण में सुधार किया जा सके। इसके द्वारा छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा देना, विद्यार्थियों को ज्ञानात्मक स्तर के सुधार के तरीके भी बताना। तो ये होते हैं हमारे संरचनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन के क्या क्या गुण होते हैं। गुण ये होते हैं, इसके द्वारा अध्यापक सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों ही रूप से परीक्षा का निर्माण छात्रों के लिए कर सकता है। विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करने के लिए तैयार रहता है। इसके द्वारा शिक्षक ये जानने में सक्षम होते हैं कि बालक का अर्जित ज्ञान कितना है। विद्यार्थी और अधिक सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। शिक्षक छात्रों को उनकी उन्नति के विषय में बता सकते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसके दोष क्या होते हैं? क्षेत्र संकुचित होता है और ये सभी पक्षों का मूल्यांकन नहीं करते।
इस विधि के आधार पर छात्रों के विषय में ठोस निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता है। बालक की विचार शक्ति का मूल्यांकन इतना सरल नहीं है। प्रारंभिक स्तर के मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र के भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसके बाद आता है हमारा योगात्मक मूल्यांकन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? देखिए, योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना है। इससे स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षा विधियों आदि को जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। और उदाहरण के तौर पर माना कि हाई स्कूल कक्षा के छात्रों के लिए विज्ञान की पुस्तक का चयन करना है। हाई स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए हमें किसकी किताब चाहिए? हाई स्कूल कक्षा के लिए विज्ञान, हाई स्कूल कक्षा के छात्रों के लिए विज्ञान की पुस्तक का चयन करना है। तो इसके लिए हाई स्कूल के विज्ञान पाठ्यक्रम पर आधारित सभी पुस्तकों का मूल्यांकन करना होगा। इन पुस्तकों में से उसी पुस्तक का चयन किया जाएगा जो शैक्षिक उद्देश्य और पाठ्यक्रम आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होगी। यहाँ पर पूर्व लिखित पुस्तकों को योगात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ अब हमारे तौर से समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपको हाई स्कूल में मान लीजिए साइंस पढ़ानी है, आप टीचर हैं साइंस के, तो वहाँ पे आपको कहा गया कि आप कोई अच्छी सी बुक चूज़ कीजिए। तो अब आप ये देख रहे हैं कि हाई स्कूल में साइंस की जितनी बुक्स लिखी गई हैं, अलग अलग राइटर्स की, अलग अलग पब्लिकेशन की, आप उन सभी बुक्स का इवेल्युएशन कर रहे हैं। आप उनमें से एक बुक आपको छांटनी है। आप सभी बुक्स को देख रहे हैं किसमें कंटेंट अच्छा है, कौन सरल भाषा में है, किसमें न्यूमेरिकल्स ठीक दिए गए हैं, किसमें लैंग्वेज अच्छी है, किसमें डेफिनेशंस अच्छे तौर पर दिए गए हैं, किसमें एग्जाम्पल्स का यूज़ किया गया है। उन जो भी आप 4 से 10 किताबें देखते हैं, उनमें से जो एक किताब चुनते हैं, इसका मतलब है कि आप वहाँ पे योगात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं। इसके गुण क्या होते हैं? इसका मुख्य उद्देश्य किसी पूर्व निश्चित शिक्षा नीति विधि की जांच करके उसके विषय में निर्णय लेना होता है। इसमें सूचना एकत्रित करने के लिए वैध एवं विश्वसनीय उपकरणों का प्रयोग होता है। यह व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया है। इसके द्वारा छात्रों के एक स्तर का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करेंगे। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन को अगर हम समझें, सतत मतलब निरंतर। सतत का मतलब क्या होता है? निरंतर। व्यापक का मतलब क्या होता है? व्यापक का मतलब होता है बड़े स्तर पर। ठीक है, तो ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर हो प्लस बड़े स्तर पर हो। सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है। 2009 में भारत की शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ये एक अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं का विभिन्न विधियों और उपकरणों के द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है। सतत मूल्यांकन की अगर बात करें, सतत का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार। इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बच्चे का आकलन सतत और नियमित रूप से किया जाता है, जो पूरे वर्ष औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से चलता रहता है। व्यापक की अगर बात की जाए, व्यापकता से मतलब है बच्चे के समस्त कौशलों गुणों के विकास से है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास भी सम्मिलित हैं, जो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आवश्यक होता है। इन गुणों का विकास धीमी गति से होता है और वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता भी होती है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? विशेषता ये होती है इसमें कि यह छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। यह छात्रों द्वारा सीखने के क्रम में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने में हेल्प करता है। इसके द्वारा सीखने के दौरान छात्रों को होने वाली कठिनाइयों को कम किया जाता है। यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को एक केंद्रित गतिविधि बनाता है। स्वमूल्यांकन के लिए छात्रों के लिए गुंजाइश भी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है विभिन्न विषयों में सुनिश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति जानना, बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों को जानना, प्रत्येक बच्चे को सीखने और समुचित विकास में मदद करना, सृजनशीलता को बढ़ावा देना, ये इसके उद्देश्य होते हैं। बच्चों की व्यक्तिगत और विषय जरूरतों का पता लगाना, बच्चों की रुचि को जानना, कक्षा में चल रही जो लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको बेहतर बनाना। अब इसमें हमारी लास्ट यूनिट बचती है। पाठचर्या के अलग अलग प्रकार के जो प्रतिमान होते हैं उनको हम समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं, प्रतिमान का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ मॉडल क्या होता है। देखिए, वैसे तो प्रतिमान का तात्पर्य प्रतिकृति के रूप में समझा जाता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में मॉडल कहते हैं। विल्ड के अकॉर्डिंग किसी आदर्श के अनुरूप
व्यवहार क्रिया को ढालने और क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान कहलाती है। पाठचर्या प्रतिमान का अर्थ क्या होता है? प्रतिमान जो है वो शब्द आंग्ल भाषा के शब्द मॉडल का, प्रतिमान शब्द आंग्ल भाषा के शब्द मॉडल का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के वास्तविक स्वरूप का बोध कराने वाला परिकल्पनात्मक या कार्यात्मक रूप होता है, जिसे हम मॉडल कहते हैं। पाठचर्या शब्द को प्रतिमान के साथ जोड़ देने पर यह पाठचर्या प्रतिमान हो जाता है, जिसका अर्थ होता है पाठचर्या का स्वरूप, जो शैक्षिक लक्ष्यों पर आधारित होता है। पाठचर्या प्रतिमान से आशय शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठचर्या के निर्माण या इसके लिए दिशा निर्देशन की प्रक्रिया के स्वरूप निर्धारण से होता है। पाठचर्या प्रतिमान का अगर वर्गीकरण की बात करें, चूंकि पाठचर्या में उद्देश्य, प्रक्रिया एवं परिस्थिति तीन तथ्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, उद्देश्य, प्रक्रिया और स्थिति, इसलिए इन तीन शब्दों में परिवर्तन के साथ पाठचर्या विकास के प्रतिमान में परिवर्तन होते रहते हैं। वर्तमान में मौजूद पाठचर्या प्रतिमान को उपयुक्त तीन तथ्यों के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है: उद्देश्य या मूल्यांकन प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान तथा परिस्थिति प्रतिमान। ठीक है, अब इसमें पाठचर्या का उद्देश्य मूल्यांकन प्रतिमान आता है। इसमें क्या कहा गया है? इस प्रतिमान में शैक्षिक उद्देश्यों को अधिक महत्व प्रदान करते हुए पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। इसे मूल्यांकन प्रतिमान भी कहा जाता है। इस प्रतिमान में निम्नलिखित सोपान का अनुसरण किया जाता है: शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण होता है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम होता है तथा वांछित व्यवहार परिवर्तन का भी मूल्यांकन हो जाता है। पाठचर्या का जो प्रक्रिया प्रतिमान होता है, इस प्रकार के प्रतिमान में प्रक्रिया को प्राथमिकता यानी प्रोसेस को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार के प्रतिमान में पाठ्यवस्तु की सहायता से मानवीय गुणों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के प्रतिमान में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार के प्रतिमान में शिक्षण व्यवस्था जो है वो छात्र केंद्रित होती है। पाठचर्या का जो परिस्थिति प्रतिमान है, इस प्रतिमान के आधार पर विषय केंद्रित पाठचर्या, कोर पाठचर्या, बाल केंद्रित पाठचर्या तथा सुसंबद्ध पाठचर्या आदि का निर्माण किया गया है। तो ये हमारे जो रूप थे, जो प्रकार थे, ये किसके थे? ये प्रकार हमारे जो है पाठचर्या प्रतिमान के थे। पाठचर्या प्रतिमान का वर्गीकरण तीन स्तरों पर हुआ है: उद्देश्य, प्रक्रिया और परिस्थिति। उद्देश्य, प्रक्रिया और परिस्थिति हमने तीनों को समझा। पाठचर्या विकास के मॉडल क्या है? मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। देखिए, पाठचर्या विकास के लिए एक से अधिक मॉडल का अनुसरण किया जा सकता है। पाठचर्या विकास के मॉडल नंबर एक तो तकनीक या वैज्ञानिक मॉडल। तकनीक या वैज्ञानिक मॉडल क्या कहता है? ये जो मॉडल है हमें पाठचर्या को विस्तृत परिदृश्य में समझने में मदद करता है। इसके फलस्वरूप हम पाठचर्या को विभिन्न तत्वों वाली जटिल इकाई के रूप में देख सकते हैं, जिसके विभिन्न तत्व परस्पर मिलकर एक सर्वनिष्ठ उद्देश्य को पूरा करते हैं, और वह उद्देश्य है व्यक्तियों की शिक्षा। तकनीकी या वैज्ञानिक मॉडल में शिक्षाविदों से यह अपेक्षा की है कि अपनी कार्य सिद्धि के लिए बौद्धिक और तार्किक उपागम का प्रयोग करें। टेलर मॉडल क्या है? टेलर के अनुसार जो लोग पाठचर्या में रुचि रखते हैं उन्हें निम्नलिखित को डिफाइन करने का प्रयत्न करना चाहिए। नंबर एक तो विद्यालय का उद्देश्य क्या है, इन प्रयोजनों से संबद्ध शैक्षिक अनुभव क्या है, इन अनुभवों का संगठन कैसा है तथा इन प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन किस तरीके से किया जा रहा है। ओके, अब जैसे यहाँ पे ये टेलर मॉडल दिया गया है, इसको समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चित्र में दिए गए टेलर मॉडल के व्यवस्था स्पष्ट है कि उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए हमें तीन स्रोतों से सूचना प्राप्त करने की जरूरत होती है। बता देते हैं तीन स्रोत हमारे, एक तो समाज है, विषय वस्तु है और अध्यय है। इस यहाँ से स्रोत मिलते हैं, यहाँ से संभावित उद्देश्य जाते हैं, जिसमें फिर जांच आता है। जांच में दर्शन और मनोविज्ञान आ जाता है। यहाँ से फिर यथार्थ उद्देश्य आते हैं, जिसमें अनुभवों का चयन होता है। उसके बाद फिर मूल्यांकन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अब इसके बाद आता है हिल्दा टापा या फिर ग्रास रूट मॉडल, जिसको कहते हैं। जो ग्रास रूट मॉडल है, हिल्दा टापा के अनुसार जो लोग पाठचर्या का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ही पाठचर्या अभिकल्पन करनी भी चाहिए। उनके अनुसार अध्यापकों को अपने छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करनी चाहिए। जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है विद्यार्थियों के लिए तैयार करें, अर्थात परंपरागत निगमनात्मक उपागम के स्थान पर आगमनात्मक उपागम अपनाकर उन्हें विशिष्ट से सामान्य का प्रयोग करके सामान्य पाठचर्या का डिजाइन बनाना चाहिए। हिल्दा टापा ने अपनी पाठचर्या के आधारभूत मॉडल में 7 सोपानों की सूचना दी है। ओके, कितने सोपानों की? 7 सोपानों की सूचना दी है, जिसमें हमारा पहला आता है आवश्यकताओं का निदान यानी कि निर्धारण होना चाहिए, उद्देश्यों का निर्माण होना चाहिए, विषय वस्तु का चयन होना चाहिए, विषय वस्तु का संगठन भी होना चाहिए, अधिगम अनुभवों का चयन भी
होना चाहिए। शिक्षण अनुभवों का संगठन हो तथा मूल्यांकन भी होना चाहिए। अध्यापक शिक्षा के जो मॉडल हैं इनकी बात करेंगे। देखिए, मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, इसमें क्या कहा गया है, बच्चों को वर्तमान शैक्षिक वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए अनुभवी अध्यापकों का होना जरूरी है। बच्चों छात्रों को सही मार्गदर्शन प्रदान करने में एक अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रमों को विकसित किया है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है, अध्यापकों को शिक्षा प्रदान करना, जिससे वे छात्रों को सही ढंग से शिक्षा प्रदान कर सकें। अब इसमें जैसे कहा गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के द्वारा शिक्षक शिक्षा से जुड़े कई प्रतिमानों का कई संस्थानों में उचित संचालन किया जा रहा है। जैसे आपका केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान है, वनस्थली है, इंदौर है, शांति निकेतन है। CIET यानी कि जो हमारा केंद्रीय शैक्षिक प्रणाली संस्थान है दिल्ली, ये क्या है, देखिए केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान NCERT की एक संवैधानिक इकाई है। 1984 में शैक्षिक प्रौद्योगिकी और शिक्षण एड्स विभाग के विलय के साथ यह अस्तित्व में आई थी। CIET शैक्षिक प्रौद्योगिकी का एक प्रीमियर राष्ट्रीय संस्थान है। इसका प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग को बढ़ावा देना, अर्थात रेडियो, टीवी, फिल्म, उपग्रह संचार और साइबर मीडिया या तो अलग से या संयोजन में इसको एक जो है साथ मिलाना है। संस्थान शैक्षिक अवसरों को चौड़ा करने, इक्विटी को बढ़ावा देने और स्कूल स्तर पर शैक्षिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गतिविधियों का आयोजन भी करता है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के कुछ कार्य होते हैं, जैसे लघु, मध्य, दीर्घ स्तरों पर विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, दूरदर्शन में शैक्षिक फिल्मों, वीडियो टेप, ऑडियो टेप की आपूर्ति और स्क्रीनिंग के लिए विस्तार सेवाएं देना, विषय क्षेत्र रेडियो, ऑडियो, टेलीविज़न और वीडियो उत्पादन और कम लागत वाले शिक्षण सहायक प्रशिक्षण देना, NCERT के अन्य घटकों को परामर्श और मीडिया सहायता प्रदान करना। इसके बाद आता है वनस्थली विद्यापीठ। जो वनस्थली विद्यापीठ है महिला शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था है, जो राजस्थान के टोंक जिले की निवाई में स्थित है, जहां शिशु कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान काम हो रहा है। वनस्थली का वातावरण स्वतंत्रता का वातावरण है। छात्रों को अधिकतम स्वतंत्रता यहाँ पे दी जाती है और उनके व्यक्तित्व के निर्माण का प्रयास किया जाता है। वनस्थली के विशाल पुस्तकालय में लगभग 1 लाख पुस्तकें हैं, जिनमें उच्च कोटि के अनेक दुर्लभ ग्रंथ भी हैं। लगभग 750 पत्रिकाएं नियमित रूप से आती हैं, जिनमें उच्च स्तर की विदेशी पत्रिकाएं भी होती हैं। वनस्थली का उच्च माध्यमिक विद्यालय देश का प्रथम गर्ल्स ऑटोनॉमस स्कूल है। वनस्थली विद्यापीठ का लक्ष्य यह है कि बच्चों के अंदर चारित्रिक विकास हो, स्वावलंबन की भावना का विकास हो, सर्वतोमुखी विकास होना चाहिए। यानी सर्वतोमुखी का मतलब है गृह शिल्प, गृह प्रबंधन और गृह व्यवस्था का कार्य, ललित कलाओं और उद्योगों का शिक्षण, शारीरिक व्यायाम की शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। मर्यादा निहित स्त्री स्वातंत्र्य की भावना का विकास भी किया जाना चाहिए। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा इंदौर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के अधिनियम के तहत 1964 में हुई थी। स्थापना के समय इस विश्वविद्यालय का नाम इंदौर विश्वविद्यालय रखा गया था। शुरुआत में इसका जो कार्यक्षेत्र था इंदौर जिले तक ही सीमित था। आज विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 6 जिले धार, झाबुआ, खंडवा, खारगोन, बहारनपुर और बाड़वानी है। 2001 में विश्वविद्यालय का NAC के द्वारा 4 सितारा का दर्जा भी इसको प्रदान किया गया है। 1988 में इस यूनिवर्सिटी का नाम मालवा की शासक और राजमाता देवी अहिल्याबाई के नाम पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कर दिया गया। स्थापना के समय में विश्वविद्यालय में भौतिकी, गणित और केमिस्ट्री जैसे विषयों के अध्ययन को सम्मिलित किया गया था। 1986 में पहली बार B.Ed और 1969 में विश्वविद्यालय ने MBA जैसे कोर्सों की शुरुआत की थी। इसके बाद बात आती है शांति निकेतन की। शांति निकेतन की जो स्थापना है कोलकाता के निकट बोलपुर नामक ग्राम में महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1863 में की, जहाँ पर वे साधना किया करते थे। शांति निकेतन जो वर्तमान में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गया है, यह भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। 1901 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी स्थान पर बालकों की शिक्षा के लिए एक प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की, जो शुरुआत में ब्रह्म विद्यालय और बाद में शांति निकेतन और 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रतिष्ठित हुआ या जाना गया। इसके कुछ उद्देश्य थे, ये आप पढ़ लीजिएगा, उद्देश्य और विशेषताएं।
देखिए अच्छा टॉपिक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 की बात करेंगे। एनसीएफ 2005 के एनसीएफ का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर सभ्यता और प्रगति को आधार मान करके किया गया था। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर में 23 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बंधुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूह का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया था। इस दस्तावेज में कुल 5 अध्याय हैं और एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। इस समिति ने पाठ्यक्रम को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया है। इसमें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, रटंत प्रणाली से मुक्ति दिलाने, परीक्षा प्रणाली में सुधार करने, लिंग, जाति, धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है। एनसीएफ 2005 के 5 अध्याय। नंबर 1 तो पर्सपेक्टिव, परिचय, रूपरेखा, पश्चावलोकन, मार्गदर्शी सिद्धांत, गुणवत्ता के आयाम, शिक्षा का सामाजिक संदर्भ, शिक्षा के लक्ष्य आदि दिए गए हैं। सीखना और ज्ञान से संबंधित है। तीसरा जो चैप्टर है वो पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन से संबंधित है। चौथा जो चैप्टर है विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, इससे संबंधित है। पांचवा जो चैप्टर है वह व्यवस्थागत सुधार से संबंधित है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या हैं? प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करने को ध्यान में रखा जाए। बिना बोझ की शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा पर बल देना चाहिए, बालक करके सीखे। ओके, दंड और पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग किया जाए। ठीक है, और इसके कुछ सिद्धांत हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के सिद्धांत क्या है? नंबर 1 तो मानवता का सिद्धांत। मानवता का सिद्धांत क्या कहता है कि छात्रों में प्रेम, सहयोग, परोपकार और सहिष्णुता की भावना का विकास हो, जो बालक है वो एक अच्छा मानव, अच्छा इंसान बन पाए। एकता का सिद्धांत, राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम में एकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। ओके, विभिन्न संस्कृतियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया गया है, यानी कि जितने हमारा भारत विविधता में एकता को दर्शाता है। तो जितनी भी जो बच्चे अलग अलग धर्म जाति समूह से समुदाय से आते हैं वो उनको एक साथ बैठा करके पढ़ाने का बात कही गई है। संस्कृति संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि हमारी जो भी संस्कृति है, पूर्वजों ने जो हमको दी है संस्कृति, हम उसका संरक्षण करें, उसको बचा सकें। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व मानवता, नैतिकता, सामाजिकता, आदर्शवादिता और समन्वयता आदि को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में महत्वपूर्ण स्थान देने की बात कही गई है और दिया भी गया है। रुचि का सिद्धांत कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के निर्माण के समय शिक्षकों की रुचि, छात्रों की रुचि, अभिभावक की रुचि को ध्यान में रखा गया है। सामाजिकता का सिद्धांत, समाज और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। पाठ्यक्रम में सामाजिक पहलू को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम में सामाजिकता के सिद्धांत को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। इसके बाद बात आती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है, जो अभिभावक चाहता है उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो, शारीरिक और मानसिक विकास में सामंजस्य हो, यानी कि बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास हो सके, भाषाई समस्या का समाधान हो सके, क्योंकि हमारे देश में जो है कि जगह जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उनका समाधान हो। इस तरह के अनुकूल शिक्षण विधियों को अपनाया जाए। जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं उसी के हिसाब से शिक्षण विधि को अपनाया जाए। एक ही शिक्षण विधि हर क्लास में ना चलाई जाए। शिक्षकों में आत्मविश्वास का विकास हो, सामाजिक एकता का विकास होना चाहिए। फिर है जो है एनसीटीई 2009 की बात करेंगे। जो एनसीटीई 2009 है ये क्या कहता है? वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार 2009 अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण ने शिक्षक के उत्तरदायित्व में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी है, जिससे संपूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षक पर है। एक अभिभावक ये जानने का प्रयास नहीं करता कि शिक्षा व्यवस्था में त्रुटियों के लिए कौन उत्तरदायी है, वरन वह शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण कर्ता धर्ता शिक्षक को ही मानता है। इस स्थिति में शिक्षक का दायित्व बालकों का शिक्षण करना ही नहीं, वरन अभिभावकों और समाज को संतुष्ट करना भी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा एनसीएफटीई है इसके उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नंबर 1 तो इसके उद्देश्य क्या है? शिक्षक शिक्षा के लिए उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, शिक्षक शिक्षा के लिए उचित समयावधि का निर्धारण करना, शिक्षकों के लिए व्यावसायिक वृद्धि की उपलब्धता होना, शिक्षकों की योग्यताओं गुणों का विकास करना, शिक्षक शिक्षा का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण करना, शिक्षक का विकास एवं एक सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए, शिक्षक का विकास एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में होना चाहिए। ये जो है इसके उद्देश्य हैं।
और अब वो तो प्रत्यक्ष थे, ये अप्रत्यक्ष हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब ये है जो दिखाई नहीं देते। छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की प्रभावशीलता का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, मूल्य केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, पोषणीय विकास का उद्देश्य और उचित मूल्यांकन का उद्देश्य, ये जो है NCFTE के अप्रत्यक्ष उद्देश्य हैं। अब हम बात करेंगे इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है। आवश्यकता इसकी यह है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए NCFT लाया गया था। देखिए, इसमें कहा गया है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस पाठ्यक्रम में टीचर के अंदर उन सभी योग्यताओं को विकसित करने का प्रावधान है जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देते हैं, जैसे छात्रों के प्रति आत्मीय व्यवहार, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टेड बनाना, शिक्षा को खेल एवं गतिविधियों से जोड़ना। परिवर्तित समाज के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा में परिवर्तित समाज के लिए पर्यावरणीय मूल्य, वैज्ञानिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, दार्शनिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्यों से संबंधित पाठ्य सामग्री का समावेश इसमें किया गया है। छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं के विकास के लिए आवश्यक है छात्रों के अंदर जो भी उनकी क्षमताएं हैं, जो शक्तियां उनके अंदर विद्यमान हैं, उनको बाहर लाने का काम किया जाए। जीवन कौशलों के विकास के लिए बालक को निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जाए, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। फिर है पाठचर्या विकास में शिक्षा शास्त्रियों की क्या भूमिका है। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी आते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा जीवन परिचय आप पढ़ लीजिएगा कि इनका जो जीवन परिचय है वो क्या कहता है। इनका जीवन दर्शन जो है, जीवन दर्शन की बात करें तो गांधी जी के 4 स्तंभ थे, सत्य, अहिंसा, निर्भयता और सत्याग्रह। ठीक है, जिसमें सत्य क्या है, गांधी जी के जीवन दर्शन में सत्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान था। ठीक है, गांधी जी की मान्यता थी कि व्यक्ति के विचार, वाणी, कार्य सत्य के प्रतीक होने चाहिए। अहिंसा यानी कि सत्य के समान ही गांधी जी अहिंसा की अवधारणा को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार अहिंसा की अवधारणा में जैसे अहिंसा परम श्रेष्ठ धर्म है, अहिंसा पशुबल से अनेक अर्थों में उच्च है, अहिंसा परम प्रेम और श्रद्धा पर निर्भर है, अहिंसा से त्याग वृत्ति आती है, अहिंसा आध्यात्मिक अस्त्र है, अहिंसा के लिए सदाचरण एवं आत्मा पर नियंत्रण आवश्यक है। निर्भयता, गांधी के जीवन दर्शन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत वो है निर्भयता, हमें निर्भय होना चाहिए। सत्याग्रह, गांधी जी के जीवन दर्शन का एक पक्ष था, उनका सत्य के लिए आग्रह यानी कि सत्याग्रह। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति सत्य की दिशा में किए गए निर्णय पर अडिग रहे। जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है वो जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, गांधी जी का शिक्षा दर्शन क्या कहता था। अगर शिक्षा दर्शन की बात की जाए तो देखिए, गांधी जी ने संपूर्ण शिक्षा का केंद्र नीतिशास्त्र और मूल्यों को माना। उनका विश्वास था कि शिक्षा मनुष्य का विकास करके उसके चरित्र का निर्माण करती है और ये दोनों ही मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान और आत्मबोध की ओर उन्मुख करने में सहयोग देते हैं। शिक्षा का काम है मनुष्य की आत्मा का परिमार्जन यानी कि शुद्धिकरण करना। गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ बताते हुए कहा है कि शिक्षा से तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्कृष्ट विकास होना चाहिए। शिक्षा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, आर्थिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा योग्यताओं का सर्वांगीण विकास करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब शिक्षा के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे। गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना की अगर बात करें तो गांधी जी ने अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में शिक्षाविदों के समक्ष बेसिक शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया था। इसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। कुछ शिक्षाविद इसे बेसिक शिक्षा योजना की संज्ञा देते हैं। गांधी जी ने इस शिक्षा का आधार एक बेसिक क्राफ्ट को रखा और उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य सिर्फ मानसिक प्रशिक्षण देना ही नहीं, वरन उसका आधार हाथ और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करके उसे मानसिक स्तर पर पहुंचाना है और साथ ही मानव के हृदय और उसकी आत्मा का उन्नयन करना चाहिए। बेसिक शिक्षा का सिद्धांत क्या था? इसके सिद्धांत थे शिक्षा को 7 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। ठीक है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा का मुख्य केंद्र हस्त कौशल होना चाहिए। बालक हाथों से कुछ क्रियाकलाप कर सके जिससे वो विद्यालय का खर्चा निकाल सके, प्लस आगे अपना जीवन जो है आत्मनिर्भर बन सके बालक। बेसिक शिक्षा स्वावलंबन के सिद्धांत पर आधारित है। गांधी जी ने इस विचारधारा पर बहुत बल दिया कि शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा होनी चाहिए। गांधी जी बेसिक शिक्षा के द्वारा ऐसे आदर्श नागरिकों का निर्माण करना चाहते हैं जिनमें व्यक्तिगत गरिमा और दक्षता हो। ये इसके सिद्धांत हैं। अब इसके बाद बात आती है रविंद्रनाथ टैगोर की। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं विश्व प्रसिद्ध गीतांजलि काव्य के प्रणेता और विश्व भारती के संस्थापक महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई सन 1861 को कलकत्ता में हुआ था।
इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। ओके, ये इनका जीवन परिचय है। जीवन परिचय नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इनके जीवन दर्शन की बात करेंगे। जीवन दर्शन कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन पर उनके धार्मिक, दर्शनयुक्त तथा सुसंस्कृत परिवार का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके जीवन दर्शन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। वे ईश्वर को सर्वोच्च मानव के रूप में मानते थे। वे अद्वैतवादी थे। वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। वे कभी उसे साकार तो कभी निराकार के रूप में मानते थे। वे सृष्टि को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करते थे। उन्होंने निर्धनता एवं अस्पृश्यता को हटाने पर अधिक बल दिया। उन्होंने मनुष्य के बीच और मनुष्य प्रकृति के बीच एकता पर भी बल दिया। टैगोर जी का शिक्षा दर्शन क्या कहता है? देखिए, टैगोर ने अपने समय की शिक्षा का घोर विरोध किया था। वे शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन नामक शैक्षिक संस्था की स्थापना की। ठीक है, उनका विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना बहुत आवश्यक है। वे चाहते थे कि बालक प्रकृति और समाज दोनों से सीखे तथा बालकों को वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ओके, और शिक्षा दर्शन के आधारभूत उनके सिद्धांत ये थे। शिक्षा को सजीव और गतिशील होना चाहिए। बालक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। बालक प्रकृति के प्रांगण में सीखे। बालकों में संगीत, अभिनय, चित्रकला की योग्यता का विकास होना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। बच्चा फ्री होकर के शिक्षा ग्रहण करे। टैगोर के अनुसार जो शिक्षण पद्धति थी, जो टीचिंग मेथड था, बच्चों को भ्रमण करके पढ़ाओ, वाद विवाद और यानी कि क्वेश्चन आंसर मेथड के माध्यम से बच्चों का नॉलेज को डेवलप करो। क्रिया द्वारा शिक्षण, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी होना चाहिए। मातृभाषा द्वारा शिक्षा, टीचिंग थ्रू मदर टंग होनी चाहिए। ओके, और खेल द्वारा बच्चे को प्लेवे मेथड से सिखाओ और स्व अनुभव द्वारा यानी कि लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस बच्चा सीखे। इसके बाद बात करते हैं गिज्जू भाई बधेका की। जीवन परिचय नहीं पढ़ेंगे, इनका जो दार्शनिक विचार है उनको समझते हैं। गिज्जू भाई के दार्शनिक विचार इस प्रकार है। नंबर 1 तो विद्यालय। गिज्जू भाई ने विद्यालय को मंदिर माना, अर्थात बाल मंदिर, जिसमें बच्चे रहते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। इसी दृष्टि से उन्होंने अपने बाल मंदिर का वातावरण मंदिर सदृश बनाने का प्रयास किया था, यानी कि मंदिर के समान बनाने का प्रयास किया। बालक और छात्र की अगर बात करें, गिज्जू भाई बालक को उस मंदिर का देवता मानते थे। वे कहा करते थे कि बच्चे को देवता मानो, बाल देवो भाव उनका प्रिय उक्ति लाइन थी। इसलिए वे बच्चों की उपासना करते थे, उनकी सेवा करते थे और उन्हें खुशहाल जीवन यापन करने की कला भी सिखाते थे। गिज्जू भाई के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? गिज्जू भाई ने अनुभव किया कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम, पुस्तकें, समय विभाजन इत्यादि में कृत्रिमता है। शिक्षा में जीवन की सहजता नहीं है। उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे बालक के पाठ्यक्रम के निर्धारण पर बल दिया कि हर बालक की योग्यता क्षमता अलग होती है, उसी के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। गुरुकुल प्रणाली की अगर बात करें, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली रेजिडेंशियल शिक्षा प्रणाली का रूप थी, जहाँ छात्र टीचर या आचार्य के घर यानी गुरुकुल में रहते थे। जो छात्र थे वो गुरु के घर रहते थे, जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। इस शिक्षा प्रणाली का आधार अनुशासन और मेहनत थी। इसमें छात्र और टीचर का रिश्ता बहुत पवित्र होता था और अक्सर इसमें किसी तरह का भुगतान नहीं होता था। हालांकि छात्र टीचर को उनके सहयोग के लिए गुरु दक्षिणा जरूर दिया करते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की शुरुआत वैदिक काल में हुई, जब किसी भी तरह की शिक्षा प्रणाली नहीं हुआ करती थी, लेकिन स्किल बेस्ड शिक्षा के साथ वेद, पुराण आदि से सीखने का चलन जरूर था। ये आध्यात्मिक किताबें छात्रों को उनकी जानकारी बढ़ाने में मदद करती थीं। बात करें गुरुकुल का क्या अर्थ होता है? गुरुकुल का अर्थ होता है वह स्थान या क्षेत्र जहाँ गुरु का कुल यानी परिवार हो, निवास करता हो। प्राचीन काल में शिक्षक को ही गुरु या आचार्य मानते थे और वहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उसका परिवार माना जाता था। गुरुकुल के छात्रों के लिए 8 वर्ष का होना अनिवार्य था और 25 वर्ष की आयु तक लोग यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल की जो शिक्षा प्रणाली थी उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के कई उद्देश्यों पर आधारित थी। यहाँ का मुख्य उद्देश्य ज्ञान विकसित करना और शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना होता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के कुछ उद्देश्य ये जैसे संपूर्ण विकास, व्यक्तित्व का विकास, स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए, प्रकृति और समाज के बीच जागरूकता होनी चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और कल्चर को आगे बढ़ाना है, संस्कृति को आगे बढ़ाना है, जीवन में सेल्फ कंट्रोल और अनुशासन परम आवश्यक है। गुरुकुल में किस प्रकार छात्रों को विभाजित किया जाता था? 3 श्रेणियों में। वासु वो बच्चे कहलाते थे 24 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वालों को वासु कहते थे और 36 साल तक की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाले को रुद्र कहते थे।
48 साल तक की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाले को आदित्य कहा जाता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का कुछ महत्व भी होता था। इसकी विशेषताएं ये थी कि शिक्षा का आरंभ करना, यानी कि अर्थवेद में उपनयन संस्कार और ब्रह्मचर्य व्यवस्था का वर्णन किया गया है। उपनयन संस्कार द्वारा शिक्षार्थी ब्रह्मचर्य के नए जीवन में दीक्षित होता और ब्रह्मचारी बन जाता था। ब्रह्मचारी नवीन वस्त्र को धारण करके गुरु के समीप जाता था और वहाँ उसकी शिक्षा प्रारंभ होती थी। गुरु के आश्रम को गुरुकुल कहा जाता था और इस स्थान पर बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी। दूसरा है गुरुकुलों का वातावरण। ये इसकी विशेषताएं थी। गुरुकुलों का वातावरण जो है वो कैसा होता था? एकदम कतई शांत, प्राकृतिक। गुरुकुल सुंदर प्राकृतिक स्थान में और सामान्यतः किसी ग्राम के निकट होते थे। प्राकृतिक उन्मुक्तता के वातावरण में रहकर बालक शिक्षा ग्रहण करता था। छात्रों की दिनचर्या बहुत ही सटीक होती थी और कठिन भी होती थी, कठोर होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु से संबंध जो है पिता पुत्र का होता था और निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा थी। छात्रों से कोई जरूरी नहीं था कि तुम्हें इतना शुल्क देना होगा। छात्रों का जीवन जो था, गुरुकुल में छात्रों के खान पान, वेशभूषा, आचार व्यवहार आदि के संबंध में भी निश्चित नियम हुआ करते थे। और इसके बाद हमारी क्लास यहाँ पे एंड हो जाती है। प्यारे दोस्तों, बहुत मेहनत से आप तक क्लास पहुँचाइए। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।